एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो एल्डर वो चैन को बताता है कि मिस हुआ की बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन वगैरह थे ना वो मैंने सारे निकाल दिए हैं। और जब ये अपने आप को इस सब से रिकवर कर पा रही होंगी तो उस वक्त तुम सिर्फ एक ही बात का ख्याल रखना कि इसके दौरान इसे कोई भी इमोशनल फ्लक्चुएशंस वगैरह ना हो। वो चैन उस एल्डर को ये सब कुछ करने के लिए थैंक्स कहता है। इतने में उसे किसी की कॉल आ जाती है। जब वो कॉल अटेंड करता है और उससे पूछता है कि कौन बोल रहा है तो दूसरी साइड से आवाज़ आती है कि मैं मैरी हूँ। मुझे टॉम ने तुम्हारा नंबर दिया है और अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो क्या हम दोनों कहीं पर बात कर सकते हैं, वो भी आमने सामने। और फिर इसी के साथ हम देखते हैं कि स्कारलेट मैरी उससे मिलने के लिए पहुंच आती है और उसे कहती है कि वेल, मैं तुमसे अचानक मिलने के लिए आ गई, इसके लिए मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं तुम्हारा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। वो चैन भी उसे कहता है कि मुझे टॉम ने तुम्हारे बारे में बताया था और हाँ, मुझे भी इसके लिए माफ़ कर देना क्योंकि मैं तुमसे पहले ही किसी टॉपिक पर बात करना चाहता था, लेकिन मेरी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा मसरूफ़ चल रही है कि मुझे इस सब के लिए टाइम ही नहीं मिला। मैरी कहती है कि कोई बात नहीं है, मैं असल में तुमसे जिस टॉपिक पर बात करने के लिए आई हूँ ना, वो मेरी एक दोस्त है। वो असल में हुआ शिया से यहाँ पर अपने पर्सनल मैटर को हैंडल करने के लिए आई थी और उसका नाम है देंग जियूजाई। और वो तो अपना काम ही कर रही थी ना कि तभी फिर सेकंड जनरेशन के ऑफिशियल अंडरगोइंग ग्रास रूट ट्रेनिंग में एक बंदा उसके ऊपर नज़र रखता है और वो बंदा अब उसे चाहने लग गया था। ये उसके साथ काम कर रही थी तो इसलिए काम के वक्त भी ना वो उसे काफ़ी ज़्यादा तंग करने लग जाता है। और यही कुछ 2 दिन पहले की बात है कि वो फिर क्या वो बंदा नामी उससे मिलने के लिए उसके घर पर पहुंच जाता है और फिर तभी उन दोनों के दरमियान फाइट हो जाती है। और इसी दौरान ही डेंग उसे गलत जगह पे लात दे मार कर उसके एक अंडे को फोड़ देती है। इस बात को लेकर उसके डैड को इतना गुस्सा आया था कि वो उसे जेल भिजवा देता है और अब इसके लिए उसे सजा मिल रही है। मैंने सुना है कि तुम्हारे हुआशिया में काफ़ी अच्छे कनेक्शंस हैं, तो इसलिए मैं तुमसे बात करने के लिए आ गई, तो क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगे? वो चैन कहता है कि इस मैटर को सॉल्व तुम अर्जेंटली करवाना चाहती हो तो ऐसा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए मुझे प्रॉपर प्लान बनाना होगा। मैरी कहती है कि ठीक है, तुम अपने प्लान के ऊपर काम करो और फिर मुझे इस सब के बारे में बता देना कि तुम आगे क्या करना चाहते हो। इसी के साथ ही फिर हम 2 दिन के बाद देखते हैं शिम्बू चैन अब शियाहुआ के ऊपर बैठा था क्योंकि उसे होश आ गया था, तो उसे कहता है कि फाइनली तुम जाग गई। इसी के साथ ही वो आगे से उसे कहती है कि वो चैन, और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो चैन को वो क्या कहें। और फिर वो साइड पर मुंह करते हुए शर्मिंदा होते हुए कहती है कि तुम तो मेरी सिस्टर को पसंद करते हो ना, तो तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो, तुम्हें ये मेरे लिए करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो चैन भी आगे से रोमांटिक बनते हुए उसे कहता है कि जो कुछ तुम्हारी बहन के बीच में और मेरे बीच में चल रहा है वो हम दोनों का है और मैं तुम्हारे बीच में ये सब कुछ चला सकता हूँ, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। असली चीज़ें मैटर तो यही करती हैं कि एक औरत और मर्द को प्यार होना चाहिए, बीच में कोई भी आए इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इससे तो पहले कि ये दोनों कोई काम करते कि पीछे से एल्डर वो चैन को समझाते हुए कहते हैं कि इस वक्त तुम कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे इसके इमोशन वगैरह बाहर उभरे, क्योंकि इससे इसे डैमेज हो सकता है। तो वो चैन फिर मन ही मन में कहता है कि मेरी जो फीलिंग्स हैं ना हुआ ली के लिए वो अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। उसने जैसे मुझे बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की थी, तो इसलिए मैं तो ये कुछ फीलिंग्स से बढ़ कर है मेरे दिल में उसके लिए। यहाँ तक मैं हुआ भाई की बात करूँ इस सिचुएशन को लेकर वो ज़रूर मिसअंडरस्टैंड कर सकती है। और वो हमें ये भी बताता है कि जो मेरी पुरानी रेनकार्नेशंस हुई थी उसमें मैं इन दोनों से कभी भी नहीं निपटा था। जैसा कि अब मेरे इसके साथ टांका भिड़ा हुआ है तो मुझे हुआ ली और हुआ भाई दोनों का ख्याल रखना होगा, लेकिन उससे पहले ही मुझे इसकी रिकवरी को देखना होगा कि वही मेरे लिए प्रायोरिटी है। तो फिर इसी के साथ ये उसे प्यार भरे अंदाज में कहता है कि तुम्हारे जो लाइक करने का मतलब है और मेरे जो प्यार करने का मतलब है वो दोनों सेम ही है। तो कहती है कि क्या सच में तुम मुझसे भी प्यार करते हो? और साइड पर मुंह करते हुए रोने लग जाती है और कहती है कि मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ कि मैं दोबारा से चल भी पाऊंगी कि नहीं, मेरी बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे ये भी मैं नहीं जानती। जिस पर वो उसे हौसला देते हुए कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो कोई भी बीमारी होगी चाहे मुझे दुनिया के किसी कोने में जाकर उसे ठीक क्यों न करवाना पड़े, मैं उसे ज़रूर ठीक करवाऊंगा। श्याव तो ये सारी बातें सुनने के साथ ही वहीं पर टमाटर की तरह लाल हो जाती है। और फिर यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम 3 दिन के बाद दोंग खाई का सीन देखते हैं जहाँ पर मिस्टर बाय कहीं जा रहे थे
और उसके साथ उसका नौकर भी था जो कि कह रहा था कि यंग मास्टर, आज जो भी हमने ड्रिंक्स वगैरह पिए हैं, क्या आपने उसे एंजॉय किया? तो आगे से मिस्टर बायोब से कहते हैं कि वो ड्रिंक्स इतने भी बुरे नहीं थे। मैंने एक लड़की को वहाँ पर प्रपोज किया था लेकिन उसने इनकार कर दिया। ये बात मुझे बुरी लगी, लेकिन चलो कल इसको लेकर ट्राई करेंगे। इतने में पीछे से मैरी एक डंडा लेकर आते साथ ही उसके ऊपर अटैक कर देती है। तो वो डंडा उसके हाथ के ऊपर लगा था और वो इसी के साथ ही टूट जाता है। जबकि भाई ये सब कुछ देखते हुए कहता है कि हैं ये पागल औरत कौन है? मैरी अटैक करने के साथ ही हमें बताती है कि मैंने जब मिस्टर वू के बारे में पता लगाया कि वो जियो जुई की कंडीशन में हेल्प क्यों नहीं करना चाहता, तो मुझे मालूम हुआ कि असल में उसके लवर को नुकसान पहुंचाने के पीछे मिस्टर बाय का हाथ था। शायद इसी वजह से वो मिस्टर बाय को गहरी चोट पहुंचाना चाहता है, तो तभी वो इससे डायरेक्टली पंगा नहीं ले रहा था। वो तो यही बातें सोच ही रही थी कि इतने में बाय अपना नाइफ निकाल लेता है और कहता है कि इस दुनिया में कम ही लोग हैं जो कि मेरी इस तरह पिटाई कर सकते हैं। तुम एक औरत हो, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। जितने भी लोगों ने मेरे साथ पंगा लिया है मैंने उसे मार दिया है, तो इसलिए मैं भी तुम्हें जल्द ही मार दूंगा। कि पीछे जो उसे ऐसा लगता है कि कोई आया है, तो उसी साइड पर देखता है तो उसे मालूम होता है कि ये तो वू चैन है। वू चैन आते साथ ही उसके हाथ के ऊपर शूट कर देता है, जिससे उसका नाइफ नीचे गिर गया था। वू चैन फिर उसे कहता है कि वेल, हमारे को पुराना स्कोर था जो कि मैं सेटल करने के लिए आया हूँ। मैं नहीं चाहता कि हमारे दरमियान कोई और रिश्ता खराब हो, इससे पहले मैं इस रिश्ते को ही ख़त्म कर दूंगा। कि तभी उसका चमचा कहता है कि तुमने मेरे मास्टर के ऊपर फायर करने की कोशिश की, अब तो तुम्हें मार दूंगा। इससे पहले कि वो वू चैन के ऊपर अटैक करता कि वू चैन के साथ ही खड़ा हुआ लड़का उसके मुंह पे जोरदार किक दे मारता है और कहता है कि क्या तुम मिस्टर वू के साथ फाइट करोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मिस्टर भाई ये सब कुछ देखते हुए फिर मैरी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि क्या ये पागल औरत तुम्हारे साथ है? वो चैन इतना सुनते साथ ही उसके बाजू के ऊपर फाइट कर देता है और उसे इंजर्ड करने के बाद उसके पास आते हुए कहता है कि हुआ भाई अभी अभी अपनी इंजरी से रिकवर हो रही है और इसलिए वो ठीक हो रही है, तो मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि ये एक फॉरेन कंट्री है, यहाँ पर तुम्हारे कुछ कनेक्शन वगैरह हैं, उसका इस्तेमाल तुम मेरे ऊपर करोगे, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। एंड अगर तुमने कोई भी दोबारा गलती की तो उसके लिए तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसका काम निपटाने के बाद मैरी कहती है कि मैं तो तुम्हारी मदद कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि मैं पहले से भी ज़्यादा मुसीबत में फंस जाऊंगी। वो चैन उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं दिन के केस में तुम्हारी मदद करूंगा, और तुम आइंदा ऐसी कोई भी कोशिश मत करना। ये तुम्हारा कंट्री नहीं है, ये हुआ शिया है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। मैरी कहती है कि ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई, अब जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। वो चैन अब ये सारा काम खत्म करने के बाद जैसे वापस जाता है तो सामने लड़की लोगों को देखकर कहता है यहाँ पर चल क्या रहा है। उनमें ली रूपिंग शामिल थी, किंग जिंग शामिल थी और मीमी शामिल थी, और वो उससे कहते हैं कि वेल, हमसे दूर हुए तुम्हें काफ़ी टाइम हो गया है, इतने दिन हो गए तुमसे मुलाकात ही नहीं हो पाई, इस बात को लेकर हमारा तो दिल ही टूट गया। ली रूबिंग फिर आगे बढ़ते हुए उसके कपड़े उतारते हुए कहती है कि अब तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अगले 2 दिनों तक जो कुछ होगा वो हम तुम्हारे साथ करेंगे। और फिर इसी के साथ ही उसका मसाज करना शुरू कर देते हैं और किंग जिंग कहती है कि क्या तुम्हें ये अच्छा ला फील हो रहा है? ली रूबिंग भी उसके सर का मसाज करते हुए कहती है कि डियर, काफ़ी दिन हो गए हैं, तुम सही से खाना नहीं खा रहे, काम में काफ़ी बिजी हो, मुझसे एक बात को लेकर प्रॉमिस करो कि आइंदा तुम ऐसी कोई भी हरकत नहीं करोगे, सही से खाना खाओगे। कि तभी फिर मिमी भी उसके लिए ना कोई खाना वगैरह बनाकर लेकर आती है और कहती है कि आप इसे पी लें, इससे आपको काफ़ी सुकून मिलेगा। खैर अब उसकी खिदमत खुदमत तो कर ली थी, फिर अपनी खिदमत जो करवानी थी। और फिर रात के वक्त ली रूबिंग उसे ये भी कहती है कि मेरे ख्याल में तुम्हें काफ़ी दिन हो गया है एंजॉय किए हुए, तो आज तुम खूब एंजॉय करना। ये सोच कर कि इतने दिन तुम बगैर इंजॉयमेंट के रहे हो, इससे तो हमें तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा रहम आ रहा है। और इसी के साथ ही रात भर फिर वो रोमांस करते हैं। और अगली सुबह जैसे ही इसकी आँख खुली थी तो रात को जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से इसे अच्छे से नींद आई थी। वो देखता है कि ली रूबिंग ऑलरेडी जाग चुकी थी और वो उससे कहती है कि अगर तुम जाग गए हो तो तुम श्याओ मिमी और किंग जी को अभी ना उठाना, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, तो ज़रा तुम साइड पर आना। जैसे वो साइड पर गई थी तो उससे कहने लग जाती है कि मैंने मैरी और उसके बारे में सुना कि उसने किस तरह तुम्हारी फेवर की, वो तुमसे मदद चाहती है। जिस लड़की जिसका नाम है दिंग, उसे अरेस्ट किया गया है, तो उसके लिए बचाने के लिए हमें क्याओ ज़ैंग से बात करनी होगी, जो कि यहाँ का मिनिस्टर है। और मैंने उसके बारे में सुना है कि वो काफ़ी इनफेमस बंदा है, तो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है, वो हमारी हेल्प करेगा या नहीं ये मैं नहीं जानती।
तो वूचन कहता है कि हाँ, ये बात तो मैं भी जानता हूँ। अगर इन्हीं बातों को लेकर मैंने एक्शन लेना शुरू कर दिया तो मुझे इस बात का डर है कि कुछ और इनोसेंट लड़कियों की ना ज़िंदगी अज़ाब बन जाएगी। तो मुझे अब इस मैटर को सही से सॉल्व करना होगा ताकि उन लड़कियों को भी नुकसान ना हो और सब कुछ हैंडल हो जाए। ली रूबिन परेशान होते हुए कहती हैं कि ये बात तो मैं भी जानती हूँ, इसलिए मैं अपने डैड के अंडर ना उस क्याओ से तुम्हारी मीटिंग करवाऊंगी क्योंकि वो मेरे डैड का पुराना क्लासमेट था। मुझे उम्मीद है कि इसी बेस के ऊपर हो सकता है कि वो तुमसे अच्छे से बात करे। एक दिन के बाद हम बीजिंग में देखते हैं कि ये मिस्टर क्याओ से मिलने के लिए पहुंच जाता है और मिस्टर क्याओ से कहते हैं कि मैं अगर ली के डैड की वजह से आज तुम्हारे साथ बात ना करता तो कभी भी बात ना करता, उसी वजह से मैं तुम्हें सिर्फ 1 मिनट दे रहा हूँ। वो चैन मिनिस्टर क्याओ को कहता है कि ये बात तो मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम्हारा बेटा बहुत ही गलत गलत हरकत कर रहा था, उसी के नतीजे में उसे चोट लगी है। मैंने ये भी सुना है कि उस चोट की वजह से इलाज करवाया जा रहा है लेकिन उसका सही से इलाज नहीं हो पा रहा। अगर आप चाहें तो इसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो आपको बेटे को क्योर कर सकता हूँ। तो मिनिस्टर क्या हो अब सीरियस हो जाता है और कहता है कि हाँ, मुझे इसके बारे में और बताओ। तकरीबन 1 हफ्ते तक उसका बीजिंग के हॉस्पिटल में इलाज चलता है, वो भी वूचैन की मदद से। और 1 हफ्ते के बाद ही फिर वो अपने पुर्जों को देखकर कहता है कि डैड ये तो सब कुछ नॉर्मल है, काफ़ी अमेजिंग है। कि उसके डैड मन ही मन में कहते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि ये तरीका काम करेगा, लेकिन इस तरीके ने तो काम कर दिया, इसलिए लेकर मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरानी हो रही है। क्योंकि उसके बेटे के इलाज के लिए वू चैन ने उसे अपनी तरफ से एक प्रोस्थेटिक डिवाइस दी थी और उसने कहा था कि अगर ये काम नहीं करेगी तो मैं उसके लिए कोई और ट्रीटमेंट का ऑप्शन रखूंगा, लेकिन अगर काम कर जाएगी तो फिर आपको मेरी बात मानना होगी। अब जैसा कि क्याओ ठीक हो चुका था तो वो अपने डैड मास्टर क्याओ को कहता है कि मेरी डैड बात सुने, आपने कहा है ना कि वो ने मेरे इलाज में आपकी मदद की है, तो उसे सब में जो कुछ भी चाहिए आप उसे दे दें। मुझे अभी किसी काम के सिलसिले में जाना है तो बाद में आपसे मिलूंगा। तो आगे से फिर उसके डैड उसे कहने लग जाते हैं कि तुमने अभी अभी क्या कहा। उसका बेटा क्या उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि आपने बचपन से ही मुझे सबके लिए तैयार किया है, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने आपके पैसों के ऊपर अय्याशी की, सारे पैसे औरतों पर खर्च कर दिए। लेकिन मुझे लगता है कि जिस डिवाइस का इस्तेमाल मेरे ऊपर किया गया है, यहाँ पर काफ़ी सारे बूढ़े हजरात हैं, तो अगर ये डिवाइस उन्हें दी चली जाए तो उनसे उनके हथियार ठीक रहेंगे, तो ये हमारे लिए बिजनेस के तौर पर भी यूज़ हो सकता है और इससे हम काफ़ी पैसे भी कमा पाएंगे। और अपने डैड को कहता है कि डैड मेरे लिए ये बिज़नेस सही रहेगा तो आप मेरी इसमें हेल्प कीजिए ना। तो इसके डैड कहते हैं कि मैं इसके बारे में वो चैन से बात करूंगा और वो थोड़ा बहुत सा परेशान भी थे। यहाँ से फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है तो ये फिर वो चैन के पास जाकर उसे कहता है कि जो तुमने हमें इंटरनल प्रोस्थेटिक डिवाइस दी थी वो काम कर रही है, हमें अब इसके इनहेंस ट्रीटमेंट के बारे में बताओ जिसके बारे में तुमसे मुझे कहा था। तो वो चैन फिर अपना फ़ोन उसकी तरफ बढ़ाते हुए उसे कहता है कि मैं जिस इनहांस ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ ये असल में टॉयस 21 बॉडी रिफाइनमेंट तकनीक है, अगर आप चाहें तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपनी जगह पर खड़े होते हुए उन्हें कहता है कि इसमें एक ब्रेथ तकनीक भी आती है, अगर आप इसे सही करेंगे तो इससे भी जो आपकी फटीग है वो एलिमिनेट हो जाएगी। अगर आप इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग करते हैं तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी जो कि यांग पिंक मेरिडियन के अंदर इंटर होगी और इससे आप जवान हो जाएंगे। मिस्टर क्याओ को उसकी इस बात के ऊपर यकीन तो नहीं था, लेकिन वो 3 मिनट तक ऐसा ही करता है तो इससे उसकी सारी फटीग ख़त्म हो जाती है। तो वो मन में कहता है कि चैंग ने मुझे इसके बारे में जो भी कहा था वो बिल्कुल सच है, अगर हम इसके मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं तो हम तो अमीर ही हो जाएंगे। वो चैंग अब ये सब कुछ करने के बाद उससे कहता है कि आपके बेटे की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, तो देंग जियो जियो के ऊपर जो भी इल्ज़ाम वगैरह लगे हैं तो वो हटाकर उसे रिलीज़ करवा दीजिए ना। मिस्टर याओ कहते हैं कि वेल वो काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में है, उसने मेरे बेटे को खूब नुकसान पहुंचाया, लेकिन मैं ये मास्टर ली की वजह से कर रहा हूँ, मैं उसे जाने दूंगा। और इसके लिए अपनी उसने कुछ और शर्तें वगैरह भी बताई थी। उन शर्तों में यही था कि इसके पास ये जो इंटरनल प्रोस्थेटिक डिवाइस है वो भी उन्हें देना होगी और उसके अलावा टॉयस 21 बॉडी रिफाइनमेंट की जो तकनीक है वो भी उन्हें सिखाना होगी। जिस पर ये अपने मन ही मन में कहता है कि मुझे इसके बारे में जब मैं आया था पता चल ही गया था, क्योंकि कोई भी बंदा इसे पाने से पीछे नहीं हट सकता, हर बंदे का ये लालच रहता है कि वो बुढ़ापे में भी जवान रहे। और तकरीबन आधे दिन के बाद ही ये फिर मैरी के साथ ही ना प्रिजन के बाहर पहुंच जाते हैं, जहां पर मिस लैंग को एक चेयर के ऊपर ले जाया गया था।
और उसके साथ जो औरत थी कहती है कि कुछ प्रोसीजर वगैरह उसे कंप्लीट कर लें तो फिर तुम इसे अपने साथ ले जा सकते हो। मैरी ने दैंग की ये जो हालत देखी थी उसी की वजह से उस बेचारे की तो हालत ही खराब हो जाते हैं क्योंकि वहां पर उसे टॉर्चर किया गया था। वूचेन उसे संभालते हुए कहता है कि ये इतना भी बुरा नहीं है, तुम 2 दिन से आराम करने दो, ये ठीक हो जाएगी। इसी के साथ ही फिर 2 दिन के बाद हमें दिखाया जाता है कि मैरी कहीं तैयार होकर जा रही थी। तो वो चैन उससे पूछता है कि तुम्हें तो मैरी के साथ रहना चाहिए ना, तुम इतने ज्यादा अच्छे कपड़े पहन कर कहाँ जा रही हो। मैरी उसे बताती है कि मैं भी 2 दिनों में से सबके बारे में सोच रही थी। जब मिस लैंग यहाँ पर आई थी तो उसके दिल के ऊपर बहुत बड़ा बोझ था। अब मुझे उस बोझ को ख़त्म करने के लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। और फिर एक बंदे का नाम लेती है, उसका नाम था लियांग श्याओ। वो चैन जैसे लियांग श्याओ के बारे में सुनता है तो वो कहता है कि ये वही नेशनल मार्शल आर्ट्स चैंपियन तो नहीं है जिसके बारे में कहा गया है कि वो पार्ट टाइम टीचर है और उसकी जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो उसके ऊपर फिदा हो जाती हैं। मैरी कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही पकड़ा है, ये वही बंदा है। वो चैन हमें यही बताता है कि मेरे ये जो 1000 ईयर्स का लूप रहा है उसमें लियांग शिया और मैं एक मास्टर चैंग गैंग के नामी अंदर ना डिसिपल से उसी वक्त हमें इसी ताउस 21 बॉडी रिफाइनमेंट के बारे में उनसे सीखा था। और वो मेरा सीनियर था लेकिन अब उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वो चैन उसे भी रोकते हुए कहता है कि मुझे बताओ मैरी, आखिर उस लियांग शिया और उसके दरमियान क्या चल रहा है, उसने मिस दांग को कैसे हर्ट किया। तो वो कहती है कि ये बात तो बहुत ही लंबी है लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताती हूँ, लेकिन मैं ये कहाँ से स्टार्ट करूँ। और फिर पास्ट के बारे में बताते हुए कहती है कि वेल मेरा बिजनेस उस वक्त छोटा मोटा था। मैं एक पेटी डॉग को डिलीवर करने के लिए गई थी, तभी मेरी मुलाकात देंग से होती है। देंग अभी अभी उसका ब्रेकअप हुआ था, इस बात को लेकर काफ़ी परेशान थी लेकिन मुझे उससे प्यार हो गया था। मुझे उसका दिल जीतना था। पहले तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा था और वैसे भी नॉर्थ अमेरिका में ये सारी चीज़ें काफ़ी चैलेंजिंग होती हैं। मैं और उसके साथ रोमांस तो करती रही थी लेकिन मैंने ये बात रियलाइज़ कर ली थी कि उसे मर्द ही पसंद हैं। उसने सिर्फ अपने मन में मुझे एक्सेप्ट किया था लेकिन उसकी पार्टी ने कभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। और उसका जो ब्रेकअप हुआ था उसके बारे में मैं उससे बात करना चाहती थी लेकिन उसने कभी भी बात ना की। जब वो सो जाती थी तो इसके बारे में अंदर ही अंदर बातें करती थी। तो मैंने उन बातों से अंदाज़ा लगा लिया कि ये तकरीबन 1.5 साल पहले ना वो जिस बंदे के साथ थी उसका नाम था लियांग श्याओ और लियांग श्याओ ने उसे धोखा दिया था। इसी बात को लेकर प्रेजेंट के सीन में उसे इतना गुस्सा आया था तो वहाँ से जाते हुए कहती है कि मुझे अब जाकर उसे ढूंढना है और फिर मैं उसे दैंग के पास लेकर आऊंगी और उसकी टांगें तोड़ दूंगी और उससे कहूंगी कि तुम इस सब के लिए दैंग से माफ़ी मांगो। वो बस थोड़ा से ही चली थी कि तभी उसके चेस्ट में दर्द होना शुरू हो जाता है। तभी वो चैन जल्दी से उसके पास जाता है और उसे गिरने से बचाते हुए कहता है कि हाँ, मेरे इतना ज़्यादा क्लोज आने पर मुझे माफ़ करना, लेकिन तुम्हें क्या हुआ। तभी वो उसे अपनी चेस्ट दिखाती है, जिससे ये बात तो मालूम हुई थी कि जब बाई के साथ फाइट हो रही थी तभी ही उसका हाथ इसे टच हुआ था जिसकी वजह से उसकी ये हालत है। और उसकी ये कंडीशन देखते साथ ही वो चैन मन ही मन में कहता है कि बाई असल में 1-on-1 स्किल्स का मास्टर है और वो मेरे से नीचे नहीं था, इस वजह से उसने जैसे ही इसे टच किया तो उसकी ये हालत हो गई। और वो फिर मैरी को कहता है कि तुम्हारा जो लियांग शाओ के खिलाफ प्लान है मेरे ख्याल में वो काम नहीं करेगा क्योंकि वो एक नेशनल मार्शल आर्ट्स चैंपियन है। मैरी कहती है कि मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास चांस है तो मैं उस चांस का इस्तेमाल करूंगी क्योंकि अगर डैंग को होश नहीं आता और ये उससे माफ़ी नहीं मांगता तो इस बात को लेकर मुझे सारी ज़िंदगी पछतावा रहेगा। वो चैन उसे भरोसा दिलाते हुए कहता है कि तुमने डैंग की जान बचाई है। अगर तुम्हें सब में कुछ हो जाता है, डैंग को होश आ जाता है तो तुम्हें पता है ना कि सबके लिए वो खुद को माफ़ नहीं कर पाएगी। मुझे अब इस मैटर को हैंडल करने दो, मैं लियांग शियाओ को लेकर आऊँगा और वो डैंग से इसके लिए माफ़ी मांगेगा। और ये फिर मन ही मन में कहता है कि लियांग शियाओ के पास फीमेल स्टूडेंट्स को इम्प्रेस करने की तकनीक है जिसे ताउस 21 पार्टी रिफाइनमेंट कहा जाता है। और अगर उसकी ये तकनीक लीक हो जाती है तो इसके बारे में क्याओ को तो ऑलरेडी पता है, तो वो दोनों हाथ मिला लेंगे और ये जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो मुझे डर है कि ये दोनों कुछ ज़्यादा ही गलत न कर बैठे हैं। और फिर एक दिन के बाद ही हमें लियांग को दिखाया जाता है जिसके पास एक लड़की आई थी और वो उसे प्रपोज करना चाहती थी। लेकिन लियांग उसे वे मुंह पे साफ साफ मना कर देता और कहता कि मैं टीचर हूँ और टीचर कभी भी स्टूडेंट को डेट नहीं करता। और वो लड़की उसे ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि स्कूल के गेट के बाहर ना तो तुम मेरे टीचर हो ना मैं तुम्हारी स्टूडेंट, तो इससे तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और ये कहते साथ ही फिर उसके साथ चिपक जाती है और कहती है कि मेरे साथ जो करना चाहो तुम कर सकते हो। लियांग भी आखिर कितनी देर तक ये सब कुछ देख पाता, तो वो उसे कहता है कि यहाँ नहीं कहीं और जाना होगा। तो वो कहती है कि हाँ हाँ बताओ कहाँ चलें।
तभी फिर वो उसे एक रूम में लेकर जाता है, तो वो लड़की उससे कहती है कि ब्रदर जाओ, मैं तुम्हारी आंखों को देख पा रही हूँ कि तुम मेरे से प्यार करते हो, लेकिन ये बात जाहिर करने से तुम डर रहे हो, और मैं जैसा कि तुमसे प्यार करती हूँ तो इसलिए तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। तभी इसी के साथ ही फिर वो उसके साथ रोमांस करना शुरू कर देती है, जिससे वजह से वो टमाटर की तरह लाल हो जाता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो जिन, यहीं पर रुक जाओ। तो जिन उसे ये कहते हैं कि तुम्हें ये सब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो काम कर रही हूँ वो बिल्कुल सही है। कि वो चैन पे साइड पर खड़ा हुआ उसकी ये वीडियो बना लेता है और कहता है कि सीनियर ब्रदर लियांग, अच्छा तो तुम इस तरह काम करते हो, मुझे तो आज तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिला। लियांग तो ये देखते साथ ही उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम कौन हो, मुझे सीनियर ब्रदर क्यों कह रहे हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। वो चैन कहता है कि लेकिन मैं तो तुम्हारे बारे में जानता हूँ, तुम जिस ताओस 21 बॉडी रिफाइनमेंट के तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हो, इसकी वजह से अगर जिंगमिंग और चैंग की एको पॉइंट्स का इस्तेमाल किया जाए तो इससे तुम किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकते हो। और ये फिर कहता है कि जिन, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी? तो जिन फिर इसकी तरफ बढ़ते हुए कहती है कि ब्रदर हाँ हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और फिर आते साथ उसके साथ भी रोमांस करना शुरू कर देती है। तो वो चैन इससे पहले कि वो आगे अपनी हद क्रॉस करती तो उसे वहीं पर बेहोश कर देता है और कहता है कि तुम्हें अब आराम करना होगा। उसे फिर साइड की चेयर के ऊपर बिठाते हुए लियांग को कहता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा टेंस होने की ज़रूरत नहीं है। लियांग आगे से गुस्सा करते हुए कहता है कि वेल, मैं तुम्हारा सीनियर नहीं हूँ, तुम ये क्या इधर उधर की बातें कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि सबकी वजह से मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। वू चैन कहता है कि वेल, तुम 21 मोमेंट्स ऑफ द ताओस रिफाइनमेंट को जानते हो, लेकिन तुम्हारी स्किल्स मेरे से ज़्यादा बुरी नहीं है। असल में मैं तुमसे यहाँ पर दिंग जियो जियो के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। लियांग उसका नाम सुनने के साथ ही हैरान हो जाता है और फिर ऐसा दिखावा करता है कि उसे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता और उससे कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं इसके बारे में नहीं जानता। वो चैन उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि मैं ये बात तो समझ चुका हूँ कि तुमने इतने सालों में कितनी ज़्यादा लड़कियों का यूज़ किया है, तो इसलिए तुम्हें उसका नाम तो पता नहीं होगा। तो ये फिर अपने आप को फाइट की पोजीशन में लाते हुए कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें आखिर मुझसे क्या चाहिए। वो चैन उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे से ना दो बातों को लेकर प्रॉमिस करो। पहली तो ये है कि तुम्हें देंग के पास जाकर उससे घुटनों के बल बैठकर माफ़ी मांगनी होगी और वो माफ़ी तुम दिल से मांगना। दूसरी बात यह है कि तुम जिन 21 मूवमेंट्स ऑफ द टाउस रिक्वायरमेंट को जानते हो, वो किसी बाहर वाले बंदे को मत बताना। लियांग मुस्कुराते हुए कहता है कि वेल, तुमने ये जो कहा है तो मैं ये बात मानने को तो तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें ये बात कैसे मालूम होगी जब मैं उससे माफ़ी मांगूंगा, वो माफ़ी मैंने दिल से मांगी है। और मुझे पहले तो लगा था कि तुम मेरे से ये सब कुछ बंद करने का कहोगे, लेकिन मैं इस डील के लिए तुम्हारे साथ एग्री करूंगा। वो पहले तो वो चैन की बातों में नहीं आना चाहता था कि तभी वो चैन अभी वाली वीडियो दिखाते हुए कहता है कि अगर तुमने जैसा मैंने तुमसे कहा ऐसा ना किया तो फिर तुम्हें पता है ना, ये वीडियो भी मेरे पास ही है। अब उस वीडियो को देखते साथ ही लियांग भला इसे कैसे मना कर सकता था। और इतना ही नहीं बल्कि वो कहता है कि जितनी भी लड़कियों का तुमने इस्तेमाल किया है, तुम उनका नाम तो नहीं जानते, लेकिन उन सभी का रिकॉर्ड इसमें मौजूद है। लियांग उससे वो फ़ोन लेते हुए कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया, तुम जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। यहाँ से फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लियांग अब घुटनों के बल बैठे हुए खुद को एक जोरदार थप्पड़ दे मारता है और वह फिर दिंग के बेड के पास जाते हुए कहता है कि यह सारी मेरी गलती थी, मुझे सबके लिए माफ़ कर देना। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे, फिर भी मुझे माफ़ करने की कोशिश तो कर ही सकती हो। कि वो चैन उसकी ये साइड पर खड़े होकर वीडियो बनाने लग जाता है। उसी के बेड के दूसरी साइड पर मैरी भी बैठी थी, जो कि रो रही थी, इमोशनल थी और कह रही थी कि तुम अपनी आंखें खोलो, देखो वो कुत्ता यहाँ पर आ चुका है, देखो वो अपनी माफ़ी की भीख मांग रहा है, तो तुम उठो, ये सब कुछ अपनी आंखों से देखो। कि इतने में वो चैन को श्याओ दाई की कॉल आ जाती है और उसके मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। ये उसे कहता है कि तुम टाइम लेकर बात कर सकती हो, तुम्हारे ऊपर कोई आसमान तो नहीं गिर रहा, तुम इतनी ज़्यादा हाँफ क्यों रही हो। तो वो कहते हैं कि असल में ना मिस्टर ली डायरेक्टर हार्वी से मिलने के लिए गए थे और एक दिन हो गया अभी तक वापस नहीं लौटे। कि तभी श्याओ दाई से फ़ोन लेते हुए व्यू चैन की सिस्टर इन लॉ से बताती है कि असल में बात ये है कि मैं और मेरे ब्रदर इन लॉ कुछ ड्रामा के ऊपर काम कर रहे थे। कि तभी एक एमिनेशन के लिए हमें ना जहाँ अमेरिका में आना पड़ गया। ये बात तो कन्फर्म है कि एमी नॉमिनेशन हो रहा था, चैन को वहाँ पर बुलाया गया था और वो एक अगली हॉलीवुड मूवी के प्रोजेक्ट के ऊपर उसके साथ काम भी करना चाहता था। और इसलिए चैंग उससे मिलने के लिए चला जाता है, लेकिन उसके बाद से चैंग लापता है। वो चैन कहता है कि सिस्टर इन लॉ, मैं तुम्हारी बात समझ गया, मैं उसके बारे में पता लगाऊंगा, मुझे एक थोड़ा बहुत सा काम है, पहले वो मैं ख़त्म कर लूँ। मैरी जो कि साथ ही बैठी थी, उनकी ये डिस्कशन सुन लेती है और वो उससे कहते हैं कि तुमने क्या अभी अभी हार्वी का नाम लिया।
मैं हार्वी को जानती हूँ, वो उसने मुझे अपने घर पे बुलाया है, अगर चाहो तो मैं तुम्हें उसके साथ लेकर जा सकती हूँ। वो चैन तो इतना सुनने के साथ ही हैरान ही रह गया था और कहता है अच्छा तो ऐसी बात है। लियांग वहाँ से जाने लगता है तो ये उसे रोकते हुए कहता है कि अरे तुम कहाँ जा रहे हो, अभी तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे एक काम में तुम्हारी हेल्प चाहिए। इसी के साथ ही फिर एक दिन के बाद हम देखते हैं कि मैरी अब अपने पेट को लेकर ना हार्वी के घर पहुंच जाती है। कि हार्वी जैसे उसे देखता है इसी के साथ ही खुश हो जाता है और कहता है कि फैमिली तुम आ गई। और फिर वो अपने पेट के बारे में बताता है जिससे किंगा, बेंटर एंड अर्थलिंग कहा जाता है, कुछ दिनों से खा नहीं रहा था। इस वजह से मिस्टर हार्वी काफ़ी ज़्यादा परेशान था। अब वो न अपने साथ एक डब्बा भी लेकर आई थी कि तभी ही उस डब्बे में से लियांग निकलते साथ ही उसे वहीं पर हिप्नोटाइज कर देता है। कि उसकी ये तकनीक देखते साथ वो चंद कहता है कि सीनियर लियांग तुम्हारी ये तो 21 मूवमेंट्स ऑफ ताओस रिफाइनमेंट तो काफ़ी ही अच्छी है, ये तो अब मास्टरी लेवल तक पहुंच चुकी है। पहले तो तुम सिर्फ यंग औरतों को हिप्नोटाइज करते थे, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने बंदे को भी हिप्नोटाइज कर पाओगे। और फिर वो हार्वी से पूछता है कि ली चैंग कहाँ है। मिस्टर हार्वी उसे बताते हैं कि किंग ऑफ बेंटर और अर्थलिंग सिख है और वो खाना नहीं खा रहे। और फिर कहता है कि वो तो अपने कमरे में है। इस पर वो चंद जल्दी से उसके घर के इंटरव्यू तो कहता है कि मुझे अब जाकर मिस्टर ली को रेस्क्यू करना होगा। ये फिर जैसे ही ब्रदर ली के कमरे में जाता है तो वहाँ पर उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी, उसके इर्द गिर्द दो स्नेक्स भी थे। तो ये फिर अपने नाइफ का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों स्नेक्स को वहीं पर मार देता है, क्योंकि वो स्नेक्स ब्रदर ली को काट जो रहे थे। वो चैन को जैसे ही ब्रदर ली ने देखा तो इसी के साथ ही कहता है कि ब्रदर क्या ये तुम हो। फिर जैसे ही उसे थोड़ा सा होश आता है तो वो कहता है कि असल में हार्वी मुझे चाहता था कि मैं शाओ की वाइफ को अपने साथ लेकर आऊँ। मैंने जब इससे इनकार कर दिया तो उसने मुझे यहाँ पर कैद कर लिया, लेकिन शाओ की वाइफ ही सबसे बच गई। वूजन कहता है कि तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी हालत काफ़ी ख़राब है। फिर वो ब्रदर ली को अपने कंधों का सहारा देते हुए बाहर ले जाते हुए मिस्टर लियांग को कहता है कि तुम इससे इतने जितने बेबुरे काम किए हैं वो सारे कन्फेस करवा लो। जिस पर उसने वो सारी अश्लील बातें बता दी थी। सुनने के साथ ही लियांग को भी गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि मैंने भी बुरे और गंदे काम किए हैं, लेकिन ये तो मेरे से भी ज़्यादा बुरा है। कि वो जैन भी उसकी बातें सुनने के साथ ही हमें यही बताता है कि यार ये बंदा तो बिल्कुल पागल है, जो कोई इसकी बात नहीं मानता ये उसे अपने घर लेकर आता है और इन स्नेक्स के हवाले कर देता है। ये तो शुक्र है कि ये स्नेक्स बीमार थे, अगर ये सही होते तो अब तक तो ली मारा जा चुका होता। थोड़ी देर के बाद ही ये फिर चैन को उसके घर लेकर पहुंच जाता है, जिससे उसे देखते साथ ही वाइफ खुश हो जाती है। वो चैन सिस्टर इन लॉ को बताता है कि ली की हालत काफ़ी ख़राब थी और मैंने डॉक्टर को भी कॉल कर दिया जो कि जल्दी यहाँ पर आ जाएगा। और इसी के साथ ही फिर 10 दिनों तक ब्रदर चैंग का इलाज चलता है और वो फिर होश में आते साथ ही कहता है कि वेल मुझे नहीं पता था कि इस इंसिडेंट को पूरे 15 दिन हो चुके हैं और जो कुछ भी उधर चल रहा है तो मुझे जल्दी से वापस ईस्ट चाइना से जाना होगा और जो कुछ हो सके मुझे अब सबको संभालना होगा। वो चैन भी कहता है कि हाँ ली तुम सही कह रहे हो, तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारा पंगा दिंग रुई लोंग के साथ है, तो इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा, हमें उसके ऊपर नजर भी तो रखना है। यहाँ से फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है तो एक बंदा आते साथ ही कहता है कि जो मैरी ने लास्ट सूट पेश किया था ना हार्वी के खिलाफ उसे सप्रेस कर दिया गया है। वो तो कह रहे हैं कि जो एविडेंस उसे दे गया है वो एविडेंस काफ़ी नहीं है और इतना ही नहीं बल्कि अब तो मैरी को हरास किया जा रहा है, उसकी शॉप को भी बंद कर दिया जा रहा है। वूचन कहता है कि उस हार्वी के पीछे जो फोर्सेस वगैरह है ना वही उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस जज ने ये फैसला दिया है मुझे बताओ वो जज कौन है। तो आगे से वो बंदा उसे बताता है कि इसके पीछे ना जज सैलमोन है और उसके साथ डील करना काफ़ी मुश्किल रहेगा। वूचन कहता है कि वेल मुश्किल कुछ भी नहीं होता क्योंकि मेरे लिए इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। और ये फिर मन ही मन में कहने लग जाता है कि मैं तो इतने ज़्यादा फॉरेनर्स को नहीं जानता, लेकिन इसके बारे में मैं जानता हूँ कि जब नया प्रेसिडेंट सिलेक्ट होगा तो इसके बाद ही जज सैलमन को चीफ जस्टिस ऑफ बना दिया, सुप्रीम कोर्ट बना दिया जाएगा और इसी के साथ ही ये फिर अमेरिका का एक पावरफुल बंदा बन जाएगा। मेरे ख्याल में अब इसके साथ डील करने का टाइम आ चुका है। और ये फिर आगे बढ़ते हुए टॉम को कहता है कि मैं तुम्हें एक पता दे रहा हूँ, उस पते पर ना तुम उसे भेज देना। तो आगे से टॉम कहता है कि तुम्हारी बात समझ गया। इसी के साथ ही ना फिर यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम रात के 9 बजे देखते हैं कि ये दोनों फिर एक बार में पहुंचे हुए थे, शायद यही मीटिंग पॉइंट था। तभी साइड बार से इन्हें कुछ लोगों के झगड़ा करने की आवाज़ सुनाई देती है, जहाँ पर एक बंदा दूसरों की पिटाई करते हुए कहता है कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत कैसे कि तुम लोग मिस ग्याडा के ऊपर इस तरह देखो और उसके ऊपर डोरे डालो। आज मिस ग्याडा की बर्थडे पार्टी थी, तुमने उसे सबको बर्बाद कर दिया है। तो वो चैन भी फिर मिस ग्याडा की तरफ देखता है तो मिस ग्याडा काफ़ी गुस्से में थी। वो वहाँ से जाने लगती है तो इस पर वो बंदा रुकते हुए कहता है कि ग्याडा तुम कहीं बच जाओ, मैंने इस ट्रबल मेकर को पहले सबक सिखा दिया है।
वो इसे टच करने लगता है कि तभी ये उसका हाथ झटकते हुए कहती है कि वेल मैं तुम लोगों के साथ अब और ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती। और ये फिर उसे ये भी कहती है कि आइंदा मेरी बेस्ट फ्रेंड का यूज़ मत करना, तुम मुझे बाहर ले आने के लिए आए, मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे इसके लिए मजबूर किया। तो वो बंदा कहता है कि जी अब मुझे इसके लिए माफ़ कर दो, मेरा कोई गलत मतलब नहीं था, हम क्या दोस्तों की तरह रह सकते हैं। आगे से जिया गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम एक स्मॉल स्ट्रीट इलाइट हो और तुम सिर्फ एक बैंक ओनर की बेटी हो, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर वो वू चैन के पास जाते हुए कहती है कि अगर मुझे किसी को चूज करना भी पड़ जाए ना तो मैं फिर इस बंदे को चूज करूंगी। तो आगे से वो बंदा उसे कहता है कि जिया क्या तुम इस बंदे को जानती भी हो, इसका नाम क्या है। तो वो चैन भी फिर उसके हाथ को झटकते हुए उसे कहता है कि आपको थोड़ी सी रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए मैम। तो टॉम कहता है कि ब्रो ये जगह तो काफ़ी ज़्यादा नॉइसी है, तो क्यों ना हम किसी और जगह पर जाकर बात करें। जबकि साइड पर खड़ा हुआ बंदा जो कि जिया के ऊपर डोरे डालने की कोशिश कर रहा था वो तो हैरान ही रह जाता है और कहता है कि मैं देखो जिया के लिए पागल होता जा रहा हूँ और देखो इस लड़के को तो उसकी कोई परवाह भी नहीं है। वो चैन तो टॉम के साथ वहाँ से चला गया था कि तभी पीछे से जिया उसे देखते हुए कहती है कि शायद इससे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, मेरे ख्याल में इसने मेरी अटेंशन हासिल कर ली, ये बंदा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और एक दिन के बाद ही फिर इसे मिस्टर टॉम कहते हैं कि तुम मेरे साथ आओ, मैंने कुछ ढूंढा है। कि तभी रास्ते में जी अपनी गाड़ी ले आते हुए शौकी मारते हुए कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ। मिस्टर टॉम वो चैन को सबके बारे में बताना चाहते थे लड़की कौन है। कि तभी ही जियादा उसे कहती है कि मैं तुमसे बात नहीं कर रही वो चैन, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम क्या मेरे साथ चलोगे। और उसकी डिटेल बताते हुए कहती है कि तुम्हारा नाम चैन है ना, तुम एक इन्फॉर्मेशन ब्रोकर हो, कैपिटलिस्ट भी हो, सीनियर पार्टनर ऑफ टू क्रिमिनल सिंडिकेट्स और चाइना में हो, वीआईपी गेस्ट ऑफ मिडिल ईस्टर्न प्रिंस भी हो। तुम हो तो एक आम से बंदे लेकिन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव हो। मुझे उनसे कहता है कि तुम मेरी इन्वेस्टिगेशन करने का लग गए, आखिर इसके पीछे तुम्हारा मकसद क्या है। तो जिया कहती है कि वेल ये चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकती, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। और वो फिर अपनी गाड़ी को दौड़ाते हुए थोड़ी सी आगे चली गई थी। कि तभी पीछे से मिस्टर टॉम उससे कहते हैं कि मैं आपको इसके बारे में बता रहा था। और वो उसे सारी बात बताता तो मिस्टर वुचैन कहता है कि मैं इसके बारे में जानता हूँ कि ये डॉटर ऑफ जज सैलमोन है, इसका नाम जियादा है। इसका डैड जैसा कि जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाएगा तो ये अपने डैड के फैसलों को चेंज करवा सकती है। और कल रात जो कुछ भी तमाशा हुआ था उसके पीछे भी वुचैन का ही हाथ था, वो सिर्फ इस बंदे की अटेंशन हासिल करना चाहता था। खैर ये फिर जिया से मिलने के लिए एक जगह पर पहुंच जाता है तो फिर वो उसे बताते हैं कि कल बार में जो कुछ भी हुआ था ना उसके लिए तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरा उस बंदे के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं अक्सर बार्स में नहीं जाती और बंदों के साथ तो मेरी एक नहीं बनती। तो वजन उसे कहता है कि वह तुम ये सब कुछ जो मुझे बता रही हो उसे बताने का तुम्हारा मकसद क्या है। तो आगे से जियादा उसे कहती है कि नहीं कुछ नहीं, बस मैं ये बता रही हूँ कि इससे हमें दोनों को एक दूसरे को जानने में आसानी होगी। कल रात तो मैं तुम्हें शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन बाद में जब मैंने तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कराई तो मुझे पता चला कि तुम काफ़ी काम के बंदे हो, मुझे किसी काम में तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। ये उससे रोमांस करना चाह रही थी कि तभी इसका हाथ पकड़ते हुए उसे कहता है कि लगता है कि तुम ये सब कुछ करवाने के लिए मुझे यहाँ पर लेकर आई हो, क्या ये लीगल तो है ना। तो आगे से फिर जियादा उसे बताती है कि असल में ना मैं अब मुद्दे पर आती हूँ। एक जॉनसन नामी बंदा है, वो ना स्पेशल फोर्सेस को ऑपरेट करता है, उसने अपना एक क्लब भी स्टार्ट किया है और उसी में वो रिटायर हुआ था। रिटायरमेंट के बाद ये वो क्लब में काम कर रहा है। वैसे दिखने में तो एक क्लब है लेकिन उसके पीछे ना एक सर्वाइवल गेम चल रही है और वो पूरे ग्लोबल में स्प्रेड हो चुकी है। और वो फिर उसी गेम के बारे में बताते हुए कहती है कि जो कोई उस गेम को जीतता है उसे $1 मिलियन मिलते हैं, जो कोई उस गेम को हारता है उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता कि वो कहाँ चला जाता है। और अगर जॉन की बात की जाए तो उसकी बैकिंग काफ़ी पावरफुल है। जहाँ तक मेरे डैड की बात है उसके पास भी इतनी एविडेंसेस नहीं है कि वो जॉन का पता लगा सके और उसे अंदर डलवा सके, इसलिए हमें जॉन की कमजोरी के बारे में कुछ सबूत वगैरह इकट्ठा करना है। आगे जो इलेक्शन होने वाले हैं वो मेरे डैड का बहुत बड़ा राइवल है, अगर हम उसे ठिकाने लगाते हैं तो मेरे डैड वो इलेक्शन जीत जाएंगे। मुझे लगता है कि इस काम में तुम मेरी काफ़ी मदद कर सकते हो। और वो जिस गेम की बात कर रही थी वो स्क्विड गेम जैसे ही कोई गेम थी। तो वो चैनल से कहता है अच्छा तो तुम्हें मेरी मदद चाहिए ताकि मैं तुम्हारे लिए सबूत इकट्ठा करूं और फिर बैकर्स को इसी तरह टेक डाउन करूं और तुम्हारे फादर की पार्टी जीतने में और इलेक्शन में उनकी मदद करूं। जियादा कहती है कि हाँ और फिर इसी के साथ ही उसे एक लंबी सी लिस्ट दे देती है। ये फिर उसकी लिस्ट पे करते हुए मन मन में कहता है कि मुझे पता चल गया कि ये जो जॉन है ना ये तो प्रोग्रेसिव पार्टी का बंदा है ना। जहाँ तक मेरी टाइमलाइन में मुझे याद है प्रोग्रेसिव पार्टी ने उस इलेक्शन को विन किया था।
मेरे ख्याल में इसके फेवर चाहिए तो ये टाइम बिल्कुल सही है। वो जैन फिर उसे कहने लग जाता कि ठीक है, मैं इस मामले को देख लूँगा, लेकिन मेरी कुछ कंडीशंस भी हैं। तो जियादा उसे कहती है कि अगर तुम अपना काम सही से करते हो तो तुम्हें इसकी प्राइस भी मिलेगी, तुम जो चाहो वो तुम्हें मिल जाएगा। और हाँ, अगर तुम इस गेम को जीतते हो तो उसके पैसे तुम्हें अलग से मिलेंगे। जहाँ तक गेम में एंटर होने की बात है, उसमें मैं तुम्हारी मदद करूँगी क्योंकि मेरे कुछ कनेक्शंस वगैरह हैं। और इधर से हमारा सीन उसी गेम की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर कुछ लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। एक बंदा तो कह रहा था कि मेरी लाइफ झंड हो चुकी थी, इस गेम में पार्टिसिपेट करने के बाद मैं अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार पाऊंगा। जबकि दूसरा बंदा कह रहा था कि 1 मिलियन बक्स जब मुझे मिल जाएंगे तो मैं थाईलैंड पहुंच जाऊंगा और वहां पर अपनी ज़िंदगी इंजॉय करूंगा। तो सभी लोग सूट्स पहन रहे थे, ये भी सूट पहन लेता है और कहता है मुझे लगा था ये बंदे तो यहाँ पर काम करने वाले हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर ये कॉन्टेस्टेंट हैं। खैर, इसी के साथ ही गेम स्टार्ट हो जाती है। तो एक बंदा कुछ और बंदों के साथ आते साथ ही उन्हें गेम के रूल्स बताता है कि आज की गेम 3 राउंड्स में होने वाली है। पहला जो है ना वो है फिंगर स्नैप। तुम्हें बाकी 2 बंदों की जो पिंकी फिंगर है ना उसे तोड़ना होगा, और तुम जैसे ये काम करोगे तो तुम्हें फिर अगली स्टेज में पहुंचा दिया जाएगा। तुमने ये काम कैसे ख़त्म करना है इसके बारे में कोई भी लिमिट्स वगैरह नहीं है, और अगर नेक्स्ट राउंड में जानना है तो ये काम तो करना होगा, अगर नहीं जाओगे तो तुम हार जाओगे। तुम सभी लोग यहाँ पर आए हो तो इसका मतलब है कि तुमने इंस्ट्रक्शंस को देख लिया होगा, यहाँ पर तुम्हारी डेथ भी हो सकती है। इसी के साथ ही फिर 3 2 1 के साथ गेम स्टार्ट हो जाता है। कि एक गंजा बंदा बाकी 2 बंदों की ना पिंकी फिंगर को तोड़ते हुए कहता है कि लगता है कि इस राउंड से आगे जाने वाला पहला बंदा मैं हूँ। वो चैन भी बाकी बंदों को ढूंढ रहा था कि एक बंदा पीछे से इसकी पिंकी फिंगर पकड़ते हुए कहता है कि लगता है कि मैंने पहले बंदे को पकड़ लिया। वो चैन कहता है कि नहीं, तुम ऐसा काम नहीं कर सकते, और फिर फुर्ती दिखाते हुए उसकी पिंकी फिंगर को वहीं पर तोड़ देता है। और फिर आगे बढ़ता हुआ मन ही मन में कहता है कि मेरा यहाँ पर इस गेम को जीतने का कोई भी मकसद नहीं है, मुझे तो एविडेंस इकट्ठा करना है। तभी छुपते छुपाते ना ये उन्हीं गेम वालों के एक बंदे के पीछे छुपते हुए कहता है, इन्होंने ये तो कहा है कि मैं 2 पिंकी फिंगर्स को तोड़ सकता हूँ, लेकिन ये नहीं कहा कि मैं सिर्फ गेम में पार्टिसिपेट करने वालों की तोड़ सकता हूँ या फिर सिक्योरिटी वालों को भी तोड़ सकता हूँ। तो आगे बढ़ते साथ ही ये फिर उन्हीं में से एक बंदों की पिंकी फिंगर को तोड़ देता है, जिसकी वजह से ये क्वालिफाई हो गया था। अब ये अगले राउंड में पहुंच जाता है। अगले राउंड में जाते साथ ही कहता है कि पता नहीं अब यार ये किस किस्म की गेम होगी। कि एक अनाउंसर आकर इन्हें बताता है कि तुमने अच्छा काम किया, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग तो क्वालिफाई कर ही चुके थे, और फिर उन्हें नेक्स्ट राउंड से पहले थोड़ा सा आराम करने का कहता है। और यही रेस्ट ही उनका अगला राउंड था। यहाँ पर उन्हें 5 दिन तक सरवाइव करना था। यहाँ पर बस थोड़ा बहुत सा खाना और पीने के लिए पानी था, बस उन्हें इन्हीं के ऊपर सरवाइव करना था, और उस खाने और पानी को भी इन्हें तलाश करना था। और वो ये भी कहता है कि इसमें तुम हर्ट मत हो जाना, बल्कि सही रहना। वो चैन उस बंदे की बात सुनने के साथ ही मन ही मन में कहता है कि इसने कहा है कि हमें यहाँ पर 5 दिन तक सरवाइव करना है, किसी को हर्ट नहीं करना, तो इसका क्या मतलब? यहाँ पर सप्लाईज लिमिटेड होंगी, तो उन सप्लाईज को पाने के लिए हम एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे तो हर्ट तो करेंगे ही सही। वो तो यही बातें सोच रहा था कि तभी साइड पर से बंदे अब भागना शुरू हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें उन सप्लाईज को ढूंढना होगा। बंदों को देखते साथ ही ये कहता है कि वेल, मेरे पास फिलहाल तो कोई सप्लाईज नहीं है, अगर बाद में भी सप्लाईज नहीं होंगी तो कोई मुझे तंग नहीं करेगा। मेरे पास अब एक अच्छी जगह है, मुझे कोई सेफ हाउस ढूंढना होगा। अगले दिन ये एक जगह पर आराम से लेटा हुआ था, तो तभी इसे भूख फील होना शुरू हो जाती है। अब इसे भूख की तलाश में बाहर तो निकलना ही था। ऐसे ही बाहर आता तभी देखता है कि वो एक गंजा बंदा दूसरे बंदे की पिटाई कर रहा था, जबकि नीचे वाला बंदा रोते हुए कह रहा था कि मैंने अपनी जान की उपबाजी लगाकर इसे ढूंढा, तुम इसे मुझसे वापस न लो। वो तो इसकी खातिर पिटाई कर ही रहा था कि तभी साइड पर से कोई आता है और उसका वो सामान लेकर भाग जाता है। और वो कोई और नहीं बल्कि एक लड़की थी। कि वो जैन भी उस लड़की के पास आते हुए उससे कहता है कि लगता है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसमें से हाफ मुझे चाहिए। तो लड़की उसे कहती है, अच्छा तो ये तुम हो? वो जैन उसे कहता है कि इस राउंड को अकेले पार करना ना इतना भी आसान नहीं है, क्यों ना हम एक टीम बना लें, टीम में हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी, और मेरा नाम है वो चैन। तो वो लड़की भी फिर आगे उसके साथ डील करने के लिए तैयार हो जाती है और उसे अपना नाम बताती है कि उसका नाम है केसी। वो चैन कहता है कि मैंने अभी भी देखा कि तुम कौन सा काम कर सकती हो, तुम्हारी कैपेबिलिटी पर मुझे कोई शक नहीं है, तो मेरे लिए इसके लिए एक प्लान है। तो ये फिर ऊंचा ऊंचा बोलते हुए कहता है कि फैमिली यहाँ पर मुझे खाना मिल गया, अब मुझे और ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। इतना सुनने के साथ ही कुछ और बंदे लोग जो कि खाने की तलाश में घूम फिर रहे थे इस पर अटैक करने के लिए इसके करीब पहुंच जाते हैं। कि तभी ही केसी अपनी फुर्ती दिखाते हुए उन लोगों की सप्लाईज लेते हुए वहां से भाग जाती है।
वो ज़्यादा दूर नहीं गई थी कि एक गंजे बंदे ने ना उसे रास्ते में रोक लिया था और कहता है कि क्या तुम दोबारा मेरी सप्लाईज लेकर भाग पाओगे? ऐसा नहीं होगा। तो आगे से वो सप्लाईज ना वू चैन की तरफ फेंक देती है कि वू चैन भी फिर उन सप्लाईज को लेते साथ ही कहता है कि तुम उसे जाने दो, तुम्हें ये सप्लाईज चाहिए ना, ये मैं तुम्हें दे दूंगा। और वो सप्लाईज उसकी तरफ भी फेंकते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें कहा ना तुम जाने दो, अगर ये सारा सामान तुम्हें चाहिए तो। इस पर वो केसी को छोड़ देता है तो केसी जल्दी से भाग कर ना वू चैन के पास आ जाती है। इसी के साथ ही फिर वो केसी को लेकर रूम में पहुंच जाता है तो वो कहती है कि मैं काफ़ी केयरलेस थी एंड ऐसा नहीं होगा। कि वो चैन अपनी जैकेट में से पानी और खाना वगैरह निकालते हुए कहता है कि ये इतना भी बुरा नहीं है, मैं बस इतना ही अपने आप के अंदर छुपा सकता था, लगता है कि हमारे लिए इतना काफ़ी है। तो कैसे ये देखते साथ ही अब उसके ऊपर चढ़ जाती है और कहते हैं कि तुमने तो आज 2 दफ़ा मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहती हूँ। वूचेन कहता है कि ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो, तो इससे तुम्हें मेरे बारे में और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो फिर इसी के साथ ही वो उसे किस करती है और फिर आगे जो होता है वो तो हमें पता ही है। और फिर 5 दिनों के बाद इन्होंने ये राउंड क्लियर कर लिया था और इसी के साथ ही अगले राउंड के लिए ना सिर्फ 4 ही प्लेयर बच जाते हैं और इनका ये फाइनल राउंड था और इसमें से सिर्फ एक बंदे को ना 1 मिलियन मिलने थे। इनके लिए इस राउंड में खाना भी रखा गया था। दूसरे बंदे तो खाने के ऊपर झपट पड़ते हैं, लेकिन कैसे ये देखते साथ ही भूचन को क्या किया कि खाने से अच्छा मुझे शॉवर मिल जाए, ये मेरे लिए सही रहेगा, इसमें मैं रिलैक्स होती हूँ। और नहाते हुए वो मन मन में ये कह रही थी कि वेल मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही अगली गेम किसके बारे में है। भूचन जैसा कि मेरे साथ नहीं रहेगा, क्या मैं इसे हैंडल कर पाऊंगी? थोड़ी देर के बाद ही ना फिर ये चारों लोग फ्रेश हो जाते हैं। तो फिर अनाउंसर आते साथ ही कहता है कि वेल जैसा कि तुम सभी लोग आ गए हो तो अब फाइनल राउंड के लिए तैयार हो। अगर मैं तुम्हें रूल्स बताऊं तो मैं तुम्हें ये क्लियर करना चाहता हूं कि इस गेम में भी कोई भी रूल्स नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही विनर बाकी बचेगा। तो तुम सोच लो कि किस विनर बनाना है। कि तभी उन चारों में से एक बंदा सोचने लग जाता है कि इन्होंने 5 दिन तक हमें फूड के ऊपर सरवाइव करवाया, अब खाना दे दिया और कहा कि तुम्हें खाने के बाद फाइट करनी है, 1 मिलियन मिल जाएगा। मुझे तो लगता है कि खाने में कुछ गड़बड़ थी। और अनाउंसर फिर बताता है कि तुम दोनों के फाइट करने की पेयर बना लिए गए हैं। पहले में चैनवू ब्लैक मैन के साथ फाइट करेगा, दूसरी फाइट केसी और डोनाल्ड की होगी। वो ब्लैक मैन तो ये सुनते साथ ही खुश होते हुए कहता है कि वैसे भी पहले तुम मुझसे भाग गए थे, अब बच्चों कहाँ भाग के जाओगे। डोनाल्ड को तो लगा था कि ये एक लड़की है, इसी के साथ ही खुश हो जाते हैं, लेकिन केसी मन ही मन में कहती है कि क्या ये डायरेक्ट फाइट करूंगी, ये तो बहुत ही बुरा है। और उसके इस चेहरे को देखते साथ ही डोनाल्ड खुश होते हुए कहता है कि क्या तुम डर गई। जबकि उधर वो ब्लैक मैन वो चैन पर अटैक करता जिससे वो बच गया था और वो फिर केसी को कहता कि केसी तुम इसे किक मारो, जिस पर केसी उसके पेट में किक दे मारती है और उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। और वो चैन फिर यही बताता है कि वेल ये 5 दिनों तक स्टार में अपने आप को गुजारा, अब इसे खाना मिल गया तो इसकी वजह से इसका पेट भर गया था। तुमने बिल्कुल सही जगह पर लात मारी है, क्योंकि इसे ही सर्वाइव करना इसके लिए मुश्किल रहेगा। इसी के साथ ही वो बंदा वहीं पर बेहोश हो जाता है और केसी देखते साथ ही कहती है ओ अच्छा तो ये इस तरह काम करना था। फिर दूसरी साइड पर वो बोल्ड मैन वो चैन के ऊपर अटैक किए जा रहा था और उससे कह रहा था कि तुम्हें अपनी परवाह करनी चाहिए, तुम्हें उसकी इतनी ज़्यादा फिक्र क्यों हो रही है। तो वो चैन फिर उसे कहने लग जाता है कि तुम भी बहुत ज़्यादा बातें करते हो, तो क्यों ना तुम भी ट्राई कर लो मुझे हरा दो। दोनों फिर इसी तरह काफ़ी देर तक फाइट करते रहते हैं और काफ़ी देर के फाइट के बाद ही फिर दोनों ही बेहोश हो गए थे। उन दोनों में कोई भी लड़ने के काबिल नहीं रहा था। तो इस पर अनाउंसर अनाउंस कर देता है कि जो इस गेम की विनर है वो कोई और नहीं बल्कि केसी है। और ये जो लोग बड़े थे ना फिर इन एक ट्रॉली में उठाया जाता है कि दो बंदे आपस में बात कर रहे थे कि यार हम ये ट्रॉली उठा उठा कर भी थक गए, आखिर इसका क्या फ़ायदा। दूसरा बंदा उसे बताता है कि असल में ना इनके ऑर्गन्स को बेचा जाता है, अमीरों की जान बचाई जाती है, ये तो वैसे भी कि सोसाइटी में किसी काम के नहीं है। तो पहले वाला बंदा कहता है कि हाँ ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है। वो चैन मन ही मन में कहता है कि वेल मैं किसी के साथ फाइट नहीं करना चाहता था, तो इसलिए मैंने ऐसा दिखावा किया कि मैं मर चुका हूँ। फिर इन्हें एक रूम में ले जाया गया था जहाँ पर एक बंदा बताता है कि इनमें से कुछ की तो फिजिकल कंडीशन बिल्कुल सही है, तो हम क्यों ना इसे उस जगह पर भेजा जाए जहाँ पर इनके ऑर्गन को हार्वेस्ट करना है। ब्लैक मैन इतना सुनने के साथ ही होश में आ जाता है और फिर अपने बाजुओं के कपड़ों ऊपर करते हुए कहता है कि तुम्हें मेरे साथ पंगा नहीं लेना चाहिए था और तुम किसके ऑर्गन्स की बात कर रहे हो। तो इस पर वो सिक्योरिटी वाला बंदा कहता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये इतना जल्दी कैसे जाग सकता है। तो वो ब्लैक मैन आगे बढ़ते हुए उसके पेट में जोरदार घूंसा दे मारता है। कि वो चंद ये देखते साथ ही अपने मन मन में कहता है कि मेरे पास यही तरीका है, ये बर्ड मैन उनके साथ फाइट कर रहा है और इतने में ना मैं डाटा को इकट्ठा कर लूँगा। और फिर तभी आगे बढ़ते साथ ही उनके डाटा को कलेक्ट करने के बाद वहाँ के कंप्यूटर्स को तोड़ देता है। तभी फिर सिक्योरिटी वाले आ जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम मुकम्मल तौर पर यहाँ पर सरेंडर कर दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा वरना फिर तुम्हारी खैर नहीं।
कि ब्लैक मैन उन लोगों को देखते साथ ही वो चैन को कहता है कि मैं सिचुएशन को नहीं समझ पा रहा, लेकिन मैंने देखा है कि तुमने कुछ चीज़ों को हार्ड ड्राइव में कॉपी किया है। तो आगे से वो कहता है कि हाँ, ये इन्फॉर्मेशन मैं पब्लिक में फैलाऊंगा और इन लोगों के राज को फाश करूंगा। ब्लैक मैन अब उन लोगों की तरफ भागते हुए कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर सब कुछ छोड़ रहा हूँ, तुम इन्हें ज़रूर एक्सपोज करना। वो चैन को वो भागने का मौका देता है तो वो चैन भाग जाता है, जबकि वो ब्लैक बंदा इनके साथ फाइट करने के लिए कूद पड़ा था। और इन सिक्योरिटी वालों में से एक कहता है कि इसकी आंखों और ऑर्गन्स को नुकसान मत पहुंचाना, क्योंकि वो तो हमें चाहिए। और उनमें से फिर दूसरा बंदा कहता है कि हमें जो बंदा यहाँ से भाग गया उसे भी ढूंढना है। वो चैन वहां से भागता भागता ना एक दरवाजे के करीब पहुंच जाता है जो कि बंद था। तो उसे लगता है कि अब इसके आगे कोई और रास्ता नहीं है। तभी वो ऊपर देखता है कि ऊपर केस से ना एक चीज ओपन करते हुए कहते हैं कि वो चैन, क्या तुम यहाँ पर हो? तो उसे देखते साथ ही ये खुश हो जाता है और कहता है कि तुम तो मेरे लिए लकी चार्म साबित हुई केसी। और फिर खैर जैसे ही ऊपर वाली जगह पर जाते दोनों फिर केस करना शुरू कर देते हैं। और फिर वो उसे ये कहने लग जाती है कि वेल, तुमने डेटा को काफ़ी कर लिया है, वो हमारे काफ़ी काम आएगा। और मुझे बस इसी बात को लेकर फिक्र है कि हमारी दोबारा कब मुलाकात होगी। वो चंद कहता है कि जब तुम मिलना चाहो तो मुझसे मिल सकती हो। कि तभी इतने में साइड पर से एक तीर आकर किसी की टांग में लग जाता है। कि तभी वो साइड पर देखता है जहाँ के इस गेम का बॉस आ चुका था और उसके हाथ में ब्लैक बंदा था जिसे वो मार चुका था। और उसे कहता है कि तुम कहाँ भाग के जाओगे बच्चे। तो उसे देखते साथ ही वू चैन को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन इसे इसके साथ किसी की भी फिक्र हो रही थी। ये फिर आगे बढ़ता है और अपना नाक का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को मारना शुरू कर देता है। कि तभी इतने में वहाँ पर कुछ पुलिस वालों को लेकर जिया भी पहुँच जाती है और उसे कहती है कि वू चैन, अब तुम बस कर दो, मैंने यहाँ पर पुलिस को बुला लिया है, इन सभी लोगों को घेर लिया गया है, इनमें से कोई भी यहाँ से नहीं भाग पाएगा। तो वो चैन उस बंदे को मार के वहीं पर पहले रुक जाता है, लेकिन सबकी वजह से उस बंदे की हालत काफ़ी ख़राब हुई थी। जी हाँ, फिर उन पुलिस वालों को कहती है कि जो लोग यहाँ पर इंजर्ड है ना, उन्हें तुम जल्दी से न्यूयॉर्क के किसी अच्छे हॉस्पिटल में लेकर जाओ। इसी के साथ ही यहाँ से फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो चैन अब नहा रहा था। कि तभी वो देखता है कि वहाँ पर तो जिया भी पहुँच आई है। तो ये फिर उसे कहता है कि तुम ये क्या करने की कोशिश कर रही हो? तो वो कहती है कि इसमें बोला गलत क्या है, वैसे भी हम अच्छे दोस्त हैं ना, और क्यों ना इस सब का मज़ा लिया जाए। तो ये कहता है कि ये कोई बीच वगैरह नहीं है और वैसे भी हम दोस्त नहीं हैं जो यहाँ पर एक दूसरे को एंजॉय करें। कि तभी फिर जिया इसे एफबीआई का बैज देते हुए उसे कहती है कि तुम्हारे पास अब ये है, तुम इसे रख लो, ये तुम्हारी इस कंट्री में न्यू आइडेंटिटी है और तुम इसके बारे में जल्दी ही यूज़ हो जाओगे। वो चैन को वो एफबीआई का नहीं चाहिए था, तो वो फिर उसे कहता है कि मुझे सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम बस मुझे ये बताओ कि कैसी कैसी है। जिस पर वो उससे वो बैज लेते हुए साइड पर रख देता है। तो जी यादव से कहती है कि मैं तुमसे इतने अच्छे से पेश आ रही हूँ, लेकिन तुम मेरे से इतना ज़्यादा क्यों घबरा रहे हो? हम दोनों दोस्त ही हैं ना, तो एक दूसरे के इस फेवर को एक्सचेंज करना चाहिए ना। और दूसरे प्लेयर्स के बारे में क्या उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है? तो वो खुद ही वूचैन के करीब होना चाहती थी, तो वूचैन अब इससे पीछे नहीं हटता, फिर उसके साथ ही रोमांस करना शुरू कर देता है। और वो सिद्धार्थ के मारे चिल्ला भी रही थी और कह रही थी कि हाँ, सब कुछ ऑर्डर में किया गया है और जो इंजर्ड थे उन्हें हमने हॉस्पिटल भेज दिया है। तो वो चैन उसे कहता है कि फिर मेरे लिए यही ठीक रहेगा कि मैं उनके ऊपर नज़र रखूँ। और तकरीबन यहाँ पर अपना काम ख़त्म करने के बाद ये फिर हॉस्पिटल पहुँच जाता है, जहाँ पर कुछ सिक्योरिटी वाले बंदे इसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि आप अंदर नहीं जा सकते, और अगर आप उन्हें देखने के लिए जाना भी है तो आपको आइडेंटिफिकेशन तो दिखाना ही होगी। इसी के साथ ये फिर अपना एफबीआई का बैज निकाल कर कहता है कि तुम ये देख लो। तो तभी वो सिक्योरिटी वाले बंदे उससे कहते हैं कि हमें माफ़ करना ऑफिसर, आप अंदर जा सकते हैं। ये फिर इसी के साथ ही ना केसी के बेडरूम में जाते हुए नर्स से पूछता है कि वो यहाँ पर नहीं है, वो कहाँ चली गई। वो अपनी लिस्ट चेक करती है और उसे कहती है कि वो तो डिस्चार्ज हो चुकी है। तो वो चैन उसे कहता है कि उसे डिस्चार्ज हुए कितना टाइम हो गया। वो कहती है कि मैं इसके बारे में पता लगाती हूँ। वो फिर जब सिस्टम में चेक करती है तो कहती है कि उसे तो यहाँ से डिस्चार्ज हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो ये कहती है कि क्या 10 मिनट, तो इतना ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। वो फिर कंप्यूटर पर देखता है कि वो कहाँ से जा रही है। तभी इसकी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ती है कि ये कंप्यूटर लेते हो कहते हैं कि ज़रा मुझे देखना। ये तभी फिर सिक्योरिटी में चेक करना कि किसी को कोई और बंदा अपने साथ लेकर जाता है। वो फिर गौर से उस बंदे को देखता है और कहता है कि जो बंदा इसे अपने साथ लेकर गया है, शायद मेरे ख्याल में केसी ने मुझे इसके बारे में बताया था। उसने मुझे ऑर्फनेज के बारे में भी थोड़ी बहुत सी बातें बताई थी। ये फिर जल्दी से बाहर की तरफ भागने लग जाता है। और इसी के साथ ही फिर हमें ऑर्फनेज बेसमेंट में दिखाया जाता है, जहाँ पर इसने केसी को एक बेड के ऊपर लिटाया था और वो उससे कह रहे थे कि केसी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम वो गेम मत खेलना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी, अब देखो तुम इसमें इंजर्ड हो गई ना। और वो तुम नशे में धुत हो जाता है, फिर अपनी बोतल को साइड पर फेंकते हुए उसे कहता है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी इसके बारे में बताया था। मैं जानता हूँ कि तुमने ये सब कुछ मेरे लिए किया है, लेकिन तुम्हें अपनी हद पार नहीं करनी चाहिए थी।
अगर तुम उस गेम को ज्वाइन करने से पीछे नहीं हटी तो मैं भी फिर अपने डैड से बात करने के लिए जा रहा हूँ और फिर उसे मैं खुद ही फेस करूँगा। इतने में वो चैन भी आ जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम किसी के दोस्त हो? तो वो बंदा कहता है कि तुम कौन हो? क्या तुम किसी को कैसे जानते हो? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो चैन कहता है कि हम दोनों तो दोस्त हैं। तो वो बंदा अपनी गन निकाल लेता है और कहता है कि हम बचपन से एक दूसरे के साथ रहे हैं। मैंने कभी नहीं सुना कि उसका कोई दोस्त है। तुम्हारे जैसों के बारे में तो कभी उसने मुझे नहीं बताया। तो ये फिर अपना फ़ोन निकालते हुए उसे दिखाता है कि देखो हम गेम में मिले थे। कि वो बंदा तो ये देखते साथ ही रोना शुरू कर देता है और कहता है कि केसी के बारे में मैं जानता था कि वो एक अच्छी बंदी है। अगर वो इस बेकार सी जगह को छोड़ते तो वो बाहर अपने दोस्त बना सकती है। पता नहीं वो नॉर्मल लाइफ क्यों नहीं रहती, यहीं पर क्यों रहती है। वो चैन कहता है कि तुम किस नॉर्मल लाइफ की बात कर रहे हो और वो यहाँ पर क्यों रुकी हुई है। तो वो बंदा फिर बताने लग जाता है कि तकरीबन 20 साल पहले की बात है कि फादर विल्सन ना पूरे यूएस में ट्रैवल कर रहे थे और होमलेस ऑर्फन जैसा कि मैं और केसी हैं हमें ढूंढ रहे थे। तो उसने हमें प्रॉमिस किया था कि वो अपने साथ रखेगा, हमें जो कुछ चाहिए वो हमें सब कुछ प्रोवाइड करवाएगा। जैसा तुम सोच रहे हो हम भी वैसे ही सोच रहे थे कि वो सच में हमारी मदद कर रहे हैं। और एक दिन छुपके से ना मैंने देखा कि वो फादर किस तरह हमें ड्रग्स देकर हमारे माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं। मैं अब ये सब कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकता था तो मैंने ऐसा दिखावा किया कि मैं मर चुका हूँ, तो उन्होंने मुझे जाने दिया। और मैं और केसी वहाँ से भागने में कामयाब हो गए क्योंकि केसी को भी इसके प्लान के बारे में पता चल चुका था। लेकिन फादर विल्सन के बंदों को जब ये बात पता चलती है कि हम दोनों भाग गए हैं तो वो फिर पूरे शहर का चक्कर लगाते हैं हमें ढूंढने के लिए। और इसी के बाद से जब भी हम कोशिश करते थे भागने की वो हमें पकड़ लेते थे, हमारी खूब पिटाई करते थे और ऐसा बार बार होता रहा। और वो फादर हमसे इतना तंग आ जाते हैं तो कहते हैं कि ठीक है वो हमें जाने देगा क्योंकि हम सिनर्स हैं। और इसके लिए हमें फिर अटॉनमेंट टोकन्स को हासिल करना है और एक टोकन $1 मिलियन का आता है। और उसके बाद से हम दोनों ने दिन रात मेहनत की किसी न किसी तरीके से 1 मिलियन को इकट्ठा करें और उस टोकन को हासिल करें। मैं चाहता था कि मुझे वो 1 मिलियन मिल जाए ताकि मैं केसी को इस सब से बाहर भेज सकूं, दूर रख सकूं, वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी सके। लेकिन किसे पता था कि वो इस गेम को ज्वाइन करेगी और 1 मिलियन को हासिल करने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देगी। ये सारी बातें करते साथ ही वो रोना शुरू कर देता है। मुझे नहीं पता था कि केसी इस सब ट्रैप में फंस जाएगी, उसके अंदर क्या चल रहा है ये मैं नहीं जानता। लेकिन हाँ, जो कोई भी केसी का नाइटमेयर है उसने जो भी दुख वगैरह बर्दाश्त करने थे कर लिए, अब से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो वो चैन वहाँ से जाते हुए उसे कहता है कि तुम यहीं पर केसी के पास रुको, मैं जाकर फादर को हैंडल करता हूँ। यहाँ से फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, देखते हैं कि जैसे फादर विल्सन से बात करने के लिए गया था कि तभी फादर के बाहर कुछ लोग डंडे वगैरह लेकर खड़े थे और तभी इसी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। लेकिन ये भी फिर अपनी स्किल्स दिखाते हुए उन सभी लोगों को वहीं पर धूल चटा देता है। ये अब चर्च में एंटर हो गया था तो फादर विल्सन सदक से साथ ही कहते हैं कि तुम और मैं स्ट्रेंजर्स हैं, मैं तुम्हें नहीं जानता, मुझे बस ये बताओ कि आखिर तुम यहाँ पर किस सिलसिले में आए हो। तो वो चैन उसे कहता है कि मैं असल में केसी का दोस्त हूँ और उसी के बारे में आपसे बात करने के लिए आया हूँ। वो जो उसका दोस्त है ना, आइंदा से आप उसे तंग मत कीजिएगा और इस बात को यहीं पर ख़त्म कर दें। फादर विल्सन उसे कहते हैं कि तुम पहले बंदे नहीं हो और ना ही तुम आखिरी बंदे हो जो ये चीज़ें डिमांड कर रहा है, लेकिन बताओ कि इसके लिए तुम मेरे लिए क्या करोगे। तो वो चैन हमें यही बताता है कि मैं अब इसके बारे में और तो आप लोगों को नहीं बताऊंगा क्योंकि इस लोगों के बारे में जानकर आप लोग करोगे ही क्या। और वो फादर विल्सन को कहता है कि वेल, तुम्हें इसमें क्या चाहिए, तुम्हें लगता है कि मैं तुम लोगों के साथ डील करूंगा। तो वो कहता है कि हाँ, तो फिर तुम्हें एग्जैक्टली चाहिए क्या। इसी के साथ ही ये फिर फादर विल्सन को जोरदार किक दे मारता है जिससे वो पीछे जाकर गिरा था। फादर विल्सन का तो हुलिया बिगड़ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इस तरह मेरे ऊपर हाथ उठाओ। वुचेन कहता है, ओह अच्छा, तो बच्चों को दर्द होने लग गया, तुमने जो केसी और उसके दोस्त के साथ किया है उसका तो ये 1000 गुना भी और बढ़ा दिया जाए तो फिर जाकर तुम्हें वो सजा मिल पाएगी। ये कहते साथ ही फिर उसके फेस पे एक जोरदार पांच दे मारते जिससे उसके नाक टूट गई थी। पर वो ये भी बताता है कि 1000 सालों से मैंने अपनी जिंदगी जी है, उसमें मैंने बस यही सोचा कि जो हम चाइनीज लोग होते हैं ना, हमेशा इंसाफ वाली बात करते हैं। तुमने उसे जितना भी ज़्यादा दर्द दिया है तो इसलिए वो दर्द तुम्हें फील करना होगा, चाहे वो दर्द उसका हजारों हिस्सा काम में क्यों ना हो, लेकिन फिर भी तुम्हें वो सब कुछ महसूस करना होगा। अब उसके खूब पिटाई करने के बाद ही वो चैन साइड पर जाते हुए कहता है कि तुम्हें हिट कर करके मैं काफ़ी थक गया हूँ, मैं थोड़ा सा आराम कर रहा हूँ, उसके बाद ही मैं देखता हूँ कि आगे तुम्हारे साथ क्या करना है। कि तभी ही वो फादर फिर अपनी एक जगह से ना पॉकेट थी शायद, उसमें से मोबाइल निकाल कर किसी को कॉल मिलाता है। तो जन उसे कहता है कि अच्छा, तो तुम किसी को कॉल कर रहे हो, तुम्हें आखिर इतनी देर क्यों लग गई, तुम्हें ये बात पहले समझ लेनी चाहिए थी ना, मैंने तुम्हारा एक हाथ ऐसे ही छोड़ दिया था सिर्फ इसी काम के लिए।
और उसी के साथ ही उसने जिससे कार मिलाई थी वो बल्कि पुलिस से कि पुलिस वाले लोग जल्दी ही वहां पर पहुंच आते हैं। और चैन वो भी यही चाहता था कि पुलिस कितनी देर में आती है। थोड़ी देर के बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि ये जेल में बंद हो चुका था और कहता है कि जैसा मैंने सोचा था कि इस फादर विल्सन के कनेक्शन तो बहुत ही अच्छे हैं। जब से मैं अमेरिका में आया मैंने देखा कि लोगों के कनेक्शन एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे हैं। जो भी कोई भी मुसीबत में फंसता है दूसरा बंदा उससे बचा लेता है। लेकिन इसे बचाने वाला भी जो बंदा इसके पीछे है ना, अब मुझे उसके बारे में पता लगाना होगा। और ये फिर अपने सिस्टम को रीसेट करता है और फिर फादर से मिलने वाले पहले टाइम में पहुंच जाता है। और ये फिर उस टाइम में पहुंच गया था जब फादर इससे ये कह रहे थे कि वेल तुम पहले बनते नहीं और ना ही आखिरी बनते हो जो कि मुझसे ये बात करोगे। अब मुझे बताओ अगर मुझे जाने तुम मेरे लिए क्या करोगे। तो वुचेन उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बैलक ऑफ न्यूयॉर्क बैंक को जानते हो। इसके अलावा तुम जज सलमान को भी जानते हो। जब भी तुम्हें मदद की ज़रूरत पड़ती है वो तुम्हारी मदद करते हैं। जैसे ही फादर विल्सन ने सुना तो उसी के साथ ही उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसे सबके बारे में कैसे पता। कि वुचेन वहाँ से जाते उसे कहता है कि तुम इतना ज़्यादा शौक होने की ज़रूरत नहीं है फादर एड्रियन विल्सन। तुम्हारे साथ जल्दी डील कर लिया जाएगा। तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं तो तुम रिजल्ट देख लेना। ये फिर घर जाते साथ ही हमें यही बताता है कि अगर मैं फादर एंड्रियन विल्सन की बात करूं या फिर हार्वी की बात करूं तो ये बैलक के नीचे रहते हैं। जज सलमान इनके ऊपर सिर्फ इसलिए अपनी आंख बंद किए हुए था क्योंकि बैलक इन्हें पैसे देता था और यही उनके फंड्स थे। तो इसका ये मतलब है कि इन सभी लोगों को जो बंदा कंट्रोल कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि बैलक है। और बैलक कौन है। और थोड़ी देर रिसर्च करने के बाद ही ये बैलक के बारे में पता लगा लेता है। और ये फिर जैसे बैलक से मिलने के लिए गया था तो मिस्टर बैलक इससे कहते हैं कि मेरी और तुम्हारी अपॉइंटमेंट नहीं है यंग मैन। तुम आखिर यहाँ पर किस लिए आए। अच्छा ठीक है बताओ क्या काम है। तो वो जन उसे कहता है कि मिस्टर बैलक मैं यहाँ पर हार्वी और फादर एड्रियन विल्सन की बात करने के लिए आया हूँ। उनके एक्शन के लिए आपको उसे सजा देनी होगी। मिस्टर बैलक कहते हैं कि अगर मैंने रिफ्यूज़ किया तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। वो चैन कहता है कि उन बंदों की अहमियत तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। वो तुम्हारे लिए छोटे मोटे से प्लेयर्स हैं। जैसा कि हार्वी की बात कर ली जाए, हार्वी तुम्हारे लिए हॉलीवुड स्टार्स को ग्रूम करता है ताकि इससे तुम्हें अम्यूज़मेंट मिले। जहाँ तक आपकी पावर की बात करें आपको जो कुछ चाहिए तो आप हार्वी के बगैर भी उस सबको हासिल कर सकते हैं। और जहाँ पर मैं फादर एड्रियन विल्सन की बात करूँ तो वो उसकी भी अहमियत आपकी नज़रों में कोई नहीं है। वो सिर्फ आपके लिए कुछ बच्चों का इंतज़ाम करवाता है ताकि आप कुछ क्रूज गेम वगैरह खेल कर अपने मूड को अच्छा कर सकें। मिस्टर बेलक अपना सिगार फूंकते हुए कहते हैं कि यंग मैन तुम चीज़ों को ढूंढने में काफ़ी अच्छे हो। हाँ, क्या तुम्हें मेरे बारे में बस ये सब कुछ पता चला। तो वो चैन कहता है कि नहीं नहीं अभी मैंने अपनी बात ख़त्म कहीं की है। तुम इन लोगों का इस्तेमाल सिर्फ इन चीज़ों में नहीं कर रहे बल्कि गवर्नमेंट के जो की फिगर्स हैं उसके ऊपर भी तुम नज़र रखे हुए हो। इसे तुम देख सकते हो कि कौन तुम्हारा ओबीडियंट है और कौन तुम्हारे खिलाफ है। मिस्टर बेलक कहते हैं कि हाँ हाँ मुझे और बताओ। वुचेन कहता है कि जो आपकी मनी और वुमन की डिज़ायर थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब तुम इससे ऊपर वाली डिज़ायर पर पहुंच चुके हो और वो है पावर। तुम्हें पावर चाहिए। अगर तुम्हें अपने फ्यूचर को सेव करना है और अपनी लेगेसी को पीछे छोड़ना है तो पावर तुम्हारे लिए ज़रूरी है। मिस्टर बेलक उसे कहते हैं कि तुम जैसे बंदे से ये सब कुछ सुनना मुझे पहले तो काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है लेकिन हाँ जैसा तुमने कहा है मैं बिल्कुल ऐसा ही चाहता हूँ। वुचेन कहता है कि तुम्हें पावर चाहिए। अगर मैं तुमसे कहूँ कि हार्वी और फादर एड्रियन से भी ज़्यादा मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तो तुम क्या कहोगे। तो मिस्टर बेलक कहते हैं अच्छा तो तुम्हें लगता है कि तुम ये सब कुछ कर पाओगे। तो वुचेन उसे कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। इस पूरे कंट्री में ना 10 ऐसे लोग हैं जो कि तुम्हारे कैलिबर के हैं। पहला तो मैं अगर तुम्हारे राइवल्स की बात करूँ उनमें हैरीमैन फैमिली शामिल है जो कि डार्क वेब प्रोपगेटर्स के साथ मिली हुई है और उन्होंने तुम्हारे काफ़ी प्लान्स को नकारा है। मैं इन प्रोपेगेटर्स के साथ डील करने में काफ़ी अच्छा रहा हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पर ही बात नहीं कर रहा, इसके अलावा भी काफ़ी सारे एरियाज़ हैं। अगर तुम चाहो तो हम वहाँ पर भी मिलकर काम कर सकते हैं। मिस्टर बेलक तो ये सब कुछ देखते साथ ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी बोल्डनेस को एडमायर करता हूँ और वैसे भी प्रोपेगेटर्स को ख़त्म करना से सच में बहुत ही अच्छा काम है और ये काम में टाइम पे लगता है। ठीक है मैं अपनी सेक्रेटरी को बुलाता हूँ। जैसे ही उसकी सेक्रेटरी आती है तो फिर अपनी सेक्रेटरी को कहता है कि मिस्टर हार्वी और फादर एड्रियन के जितने भी क्राइम्स के हैं ना एविडेंसेस वगैरह वो तुम जल्दी से सलमान को भेज दो और उसे कहो कि इन्हें जेल भिजवा दे। तो वो सेक्रेटरी कहती है कि मैं आपकी बात समझ गई। तो वो सेक्रेटरी के जाने के बाद ही मिस्टर बेलक उसे कहते हैं कि जैसा कि मैं स्विफ्ट डिसीजन मेकर हूँ तो मैं तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। कल तक मुझे सारे एविडेंसेस चाहिए अपने राइवल्स के खिलाफ और कल तुम्हें मुझे आकर वो सब कुछ रिपोर्ट करोगे। और आधे घंटे के बाद ही मिस्टर हार्वी और फादर एड्रियन विल्सन दोनों को प्रिजन में डाल दिया जाता है। और यहाँ से फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है। रात में हम एक फाइट देखते हैं जो कि वुचेन जीत चुका था
वो चैन मन ही मन में कहता है कि मिस्टर बैलक ने कंडीशन रखी थी कि मुझे इस फाइट को जीतना है, आखिर इसके पीछे उनका पर्पस क्या है। कि तभी से वहाँ पर सपोर्ट करने के लिए जियादा भी आई हुई थी और वो कहती है कि वो चैन तुम तो काफ़ी अमेजिंग हो। जैसे कि ये फाइट खत्म हो चुकी थी, वो घर पहुंच चुके थे, तो वो उसे कहती है कि वेल मुझे ये जो मसल हेड्स हैं ना, इससे कल नफरत करती थी, लेकिन जब से वो चंद तुम मुझे मिले हो ना, इन चीज़ों से मुझे नफरत नहीं रही। अब तो मैं सब में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लग गई हूँ। और उसको ये कहती है अगर तुम चाहो तो हम दोनों रोमांस कर सकते हैं, और वो फिर बेड के ऊपर उसे लिटा देती है। तभी इतने में वो चंद को केसी की कॉल आ गई थी और वह से पूछता है कि हे केसी, क्या तुम जाग रही हो। लेकिन इस सब की वजह से गियादा को काफ़ी अजीब लगता है और उसे कह दिया कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ, तुम किसी और औरत से बात कर रहे हो, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। ये देखते साथ ही वो चैन मन ही मन में कहता है कि अब ये बात मुझे बिल्कुल समझ में आ चुकी है कि मिस्टर बैलक क्यों चाहते थे कि मैं जो फाइट जीतूं। असल में ये चाहते थे कि वहाँ पर मिस्टर सलमान की बेटी भी आएगी और वो इससे काफ़ी इम्प्रेस हो जाएगी, और वो ये चाहता था कि हम दोनों फिर इसके बाद पैचअप करेंगे और फिर मैं इसका बन के रह जाऊँगा। और वो दोनों जैसे फिर अपना रोमांस का काम शुरू करने लगते हैं, तो वो चैन उससे बताता है कि गियाद, पहले मैं तुम्हें एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि तुमने मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली होगी, तुम्हें मालूम होगा कि मेरा चक्कर काफ़ी सारी औरतों के साथ चल रहा है, तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। जिस पर जियादा उससे बताती है कि वेल मैं भी इन चीज़ों के बारे में फ़िलहाल नहीं सोच रही, और वैसे भी उनका भी फोकस यहाँ पर नहीं है। और उसे वो ये भी कहती है कि फ़िलहाल मेरा सारा फोकस तुम्हारे ऊपर ही है, और फिर वो दोनों रोमांस करना शुरू कर देते हैं। हाँ, तो फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है। जैसे मिस्टर बेलक से मिलने के लिए गया था, तो मिस्टर बेलक उसे ये कहता है कि हे बच्चे, कांग्रेचुलेट, अब एक और औरत तुम्हारे हाथ लग गई। तो वो चैन मिस्टर उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पर मुझे सिर्फ इसलिए तो नहीं बुलाया कि इसके लिए तुम मुझे कांग्रेचुलेट कहो, क्या मैंने सही कहा। तो मिस्टर बेलक उसे बताते हैं कि मैंने हैरीमैन फैमिली के बारे में सुना है, उनके इन्होंने एआई में इन्वेस्ट किया है और इसकी वजह से वो की फिगर भी बन चुके हैं, और वो जिन रोबोट्स पर काम कर रहे हैं वो एक अचीव करने वाले हैं, वो भी एक बहुत बड़ा गोल। इसकी वजह से हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, और वो ये रोबोट्स वगैरह जिस लैब में बना रहे हैं उस लैब के बारे में कोई नहीं जानता। मेरे को सीआई में कनेक्शन वगैरह थे, जब मैं उन कनेक्शन वगैरह की मदद से पता लगवाता हूँ तो मुझे मालूम होता है कि वो जो लैब है ना, वो एक क्रूज शिप के अंदर छुपाई गई है जो कि समुंदर के ऊपर ही रहती है, तभी इसके बारे में किसी को पता नहीं लगा पाता। तो तुम उस शिप के ऊपर जाओगे और मेरे लिए उन हैवॉकमैन के एल्गोरिथम को हासिल करोगे। तो वो चैन उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर की फील्ड में मैं अच्छे लोगों को जानता हूँ जो कि इसमें मेरी मदद कर सकते हैं। मिस्टर बेलक उसे कहते हैं कि जहाँ तक मेरे पास रिपोर्ट है, तुम्हारी एक जीएफ है ना, ली रूबिंग, वो भी उसी शिप के ऊपर है। तो वो चैन ली रूबिंग का नाम सुनने के साथ ही मन मन में कहता है कि वो शिप पर क्या कर रही है। और अगले दिन हम देखते हैं कि फिर शिप का सीन दिखाया जाता है। फिर जैसे शिप पर पहुंचा तो वहाँ पर ग्यादा भी आई हुई थी। ये फिर उसे कहता है कि ग्यादा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो आगे से ग्यादा उसे बताती है कि असल में ना कुछ यहाँ पर इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं, क्योंकि बेल्जियम का प्रिंस आया है, अगर मैं ना होती तो तुम यहाँ पर ना आते। और फिर उसका हाथ पकड़ते हुए साइड पर ले जाते हुए कहती है कि हाँ नहीं, हमें साइड पर जाना है। और वो ये बातें करते करते साथ ही ना एक लड़की के साथ से गुजरते हुए कहती है कि वो चैन, हमारा जो पहला रिलेशनशिप है, यानी कि मेरा जो पहला रिश्ता है ना, एक क्रूज शिप के ऊपर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, मेरे लिए काफ़ी एक्साइटमेंट वाली चीज़ है। कि ली रूपिंग ने जैसे ही वो चैन का नाम सुना था, इसी के साथ ही उसे काफ़ी गुस्सा आ जाता है, और फिर वो चैन के ऊपर गुस्सा करते हुए उसे कहती है कि डार्लिंग, तुम तो हमेशा मुझे सरप्राइज ही कर देते हो। ये वो चैन भी रूपिंग को देखते साथ ही हैरान हो गया था, इवन ग्यादा भी हैरान रह जाती है। रूबिंग फिर वो चैन को कहती है कि अच्छा, तो ये तुम्हारी एक और सिस्टर है। तो आगे से वो कहती है कि मैं भला किसकी सिस्टर हूँ। वो दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं कि वो चैन कहता है कि तुम दोनों अब झगड़ना बंद भी करो। और वो जल्दी से फिर ली रूबिंग के पीछे जाते हुए उसे कहता है कि डार्लिंग, तुम काम डाउन हो जाओ, मैं ये सब कुछ तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। और फिर वो उसे सारी बातें बता देता है कि ये एक मिशन है, और एक ज्ञात अगर यहाँ पर ना आती तो मैं शिप पर ना होता। तो आगे से वो कहती है कि ठीक है, वो तुम्हारे लिए अगर इतनी इम्पोर्टेंट एनपीसी है तो मैं उसके खिलाफ नहीं जाऊंगी, और उससे मेरे लिए दिल में कोई भी गुरूज नहीं है। जबकि सबकी वजह से कियादा को काफ़ी अजीब लग रहा था। वो जैन फिर ली रूबिंग से पूछता है कि तुम इस शिप पर क्या कर रही हो। तो ली रूबिंग उसे बताते कसम में जो हमारे परफ्यूम के सैंपल्स हैं ना, वो बेल्जियम में भी रिसीव हो चुके हैं, इसलिए यहाँ के प्रिंस लॉरेंट ने मुझे इनवाइट किया है। इस शिप पर जो भी बंदा है वो अपनी फील्ड में माहिर है। जबकि उन दोनों के सर हम बातें करते देखकर यादव को काफ़ी गुस्सा आ जाता है, और इसी गुस्से से वो कहती है कि वूचन। तभी वूचन फिर ली रूबिंग को कहता है कि वेल, ये सिचुएशन ऐसी नहीं होनी चाहिए थी डार्लिंग, लेकिन मैं क्या करूं, इस वक्त यादव को इग्नोर नहीं कर सकता।
और बाद में तुम्हें इसके लिए ना कुछ छोटा बहुत सैक्रिफाइस भी करना पड़ सकता है। और फिर इसी के साथ ही वो ली रूबिन को उसको इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है कि ज्ञादा तुम इससे मिलो, ये मेरी ऑफिशियल जीएफ है, इसका नाम है ली रूबिंग। तो ज्ञादा उसे कहती है कि हाँ हाँ वो तो मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन वो इस तरह मुझे ह्यूमिलेट नहीं कर सकती जिस तरह इसने मुझे पहले ह्यूमिलेट किया है। तो वो जैन ज्ञादा को कहता है कि तुम्हें अब इतना भी इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हम यहाँ पर एक मिशन पर आए हैं, क्या ये बात तुम जानती हो? जबकि ली रूबिंग अपने मन मन में कह रही थी कि वो जो रॉन्ग जो मेरे साथ किया था, अगर वही मैं इसके साथ करूँ तो मेरे ख्याल में ये इसके लिए मान जाएगी। और इसी के साथ ही फिर हम इस क्रूज शिप में एक रूम को देखते हैं जहाँ पर वो से ये कपड़े चेंज करते हुए बता रही थी कि असल में एक पोकर का टूर्नामेंट होने वाला है जो कि चैरिटी के तौर पर होगा, और मेरे जो अंकल बेल्क हैं उन्होंने मुझे $3 मिलियन दिए हैं। तो वो चैन आगे से उससे भड़क मारते हुए कहता है कि मैं जो कोई भी गेम खेलता हूँ उसमें मैं हारता नहीं हूँ, जो कोई भी गेम खेली है उसमें हमेशा जीतता ही हूँ। और ये फिर अपने मन मन में ये कहने लग जाता है कि असल में मुझे यहाँ पर होप मैन की तलाश है, उसी के लिए तो आया हूँ। वो बंदा यार काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है और जो कुछ भी चल रहा होता है उसके दिमाग में ही चल रहा होता है। इसलिए अगर मेरे पास जो भी रिपोर्ट है वो सही है तो जितने भी यहाँ पे लोग आए हैं ना होप मैन उन्हीं को तलाश में होगा। तभी ये लोग तैयार होकर खड़े ही थे कि एक बंदा आते साथ ही अनाउंस करता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, आज रात चैरिटी पोकर टूर्नामेंट होने वाला है। पहले तुम लोग खाना खा लो, फिर 5th फ्लोर पर आ जाना। और हाँ, उस पोकर को जो जीतेगा उसे चैरिटी एम्बेसडर का इनाम भी मिलेगा और इसी के साथ ही उसे गॉड ऑफ गैम्बलिंग भी कहा जाएगा। किन्ना सुनने के साथ ही उन्हीं बंदों में से एक बंदा कहता है कि चैरिटी एम्बेसडर की बात की जाए या फिर गॉड ऑफ गैम्बलिंग की, तो वो दोनों मैं ही बनूंगा। दूसरा बंदा कहता है कि नहीं, इतना आसानी से तो तुम्हें नहीं बनने देंगे क्योंकि हम ही यहाँ पर इसी काम के लिए तो आए हैं। ये वो जैन उन लोगों को देखते साथ ही मन मन में कहता है कि यहाँ पर हर कोई मजे करने के लिए नहीं आया, बल्कि इनके तो अपने अपने एजेंडाज ही हैं जिसके लिए ये आए हैं। वो जैन फिर ली रोबिंग और गियादा को कहता है कि तुम लोग यहाँ पर लोगों के ऊपर नज़र रखना, और जब मैं पोकर खेलूंगा उससे जीतूंगा तो सभी लोगों को फोकस मेरे ऊपर होगा, लेकिन कुछ लोगों का ध्यान तुम लोगों ने रखना है, जिनकी तरफ मैं इशारा करूँ बस उसकी तरफ जाना। आगे से ज्ञादा उसे कहती है कि मैं इस सब में प्रो हूँ, मुझे तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मुझे इसमें किसी की ज़रूरत नहीं है। ली रूबिंग भी कहने लग जाती है कि वेल तुम्हें सारी बातों के बारे में क्या पता, मैं सब में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ, तुम्हें मदद चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद करूँगी, और वैसे भी ये एक छोटी बच्ची है। तो आगे से वो कहती है कि तुम छोटी बच्ची किससे कह रही हो? तो ली रूबिंग कहती है कि तुम मेरे लिए छोटी सिस्टर हो, तो छोटी सिस्टर का मतलब है कि तुम एक छोटी बच्ची हो, तो इसमें तुम्हें भी मदद ज़रूरत पड़ेगी, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। क्योंकि याद आगे से गुस्सा करते उसे कहने लग जाती है कि तुम्हें किसने कहा है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं तुम्हारी कोई बहन शहन नहीं। कि वो चैन मन ही मन में कहता है कि वेल इन दोनों की लड़ाई हो रही है तो क्या हम इस मिशन को सही से कंप्लीट तो कर पाएंगे ना। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।